ये चीज़ समझी जा सकती है कि इंटेलेक्चुअल्स आवाम के साथ एक बड़ा कवी ताल्लुक़ बना सकते हैं अगर वो ऐसी बातें करें जो आवाम को समझ आती हैं और उस स्पेस में करें जहाँ पे आवाम जाती है। हमेशा जहाँ पे कॉन्टेस्ट रहा है, जहाँ पे फाइट्स रही हैं, जहाँ पे टेंशन्स रही हैं, वहीं पे क्रिएटिविटी ने जन्म लिया, वहीं पे एवोल्यूशन ने जन्म लिया। और हमेशा लोग अगर किसी बेहतर नतीजे पे पहुँचे तो वो हमेशा डिबेट्स और डिस्कोर्स के नतीजे में पहुँचे, खामोशी की वजह से मुझे नहीं लगता कहीं पहुँचे। तो आपका बच्चा अगर सवाल नहीं करता तो आप उसको कन्विंस करें कि तुमने सवाल कर, और अगर वो नहीं करता तो ये अबनॉर्मैलिटी है एक बच्चे के अंदर, ना कि ये कि वो बहुत शरीफ है और वो सवालात नहीं करता। सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बहुत या कॉम्प्लेक्स हैं, और सोसाइटी इतनी भी सिंपल नहीं है कि लोगों को कह दिया जाए कि वो हर बंदे की राय जो है वो सोसाइटी में शामिल की जाएगी और उसी के तरीके से गवर्नेंस होगी। लेकिन सोसाइटी इतनी भी सिंपल नहीं है कि एक बंदे की राय को माना जाए और ये कहा जाए कि ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। पहली दफ़ा अमेरिका ने ये महसूस किया 1990 के बाद कि हम एक यूनिपोलर इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे। चाइना जो है वो हमसे कम्पीट कर रहा है, और चाइना एक ऐसी रियासत है जो एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस दुनिया को दे सकता है। अमेरिका के अंदर ये बड़ा मसला है कि अमेरिका हर रियासत को अपने तसव्वुर से देखता है, और इस तसव्वुर से नहीं देखता कि दुनिया में बहुत मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, आइडियाज़ हैं जो शेप करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। रिगार्डिंग बुक्स मुझे ऐसे लगता है कि read everything that is banned or read everything that's considered not acceptable. There are a lot of books that are not acceptable. where do you see the world is going the next few years, especially also the AI ka, like role in terms of how things will work? People who are citizens of the country are making their lives out of welfare and making their lives out of social security. Immigrants are coming in early ages where they are young. They want to do work that other people don't want to do. They're contributing directly to the economy while not having a lot of welfare and social services. आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बहुत रेलेवेंट है। आजकल की जो सिचुएशन है दुनिया की, बहुत से हादसात और बहुत से वाक़यात जो है रोनुमा हो रहे हैं। अमेरिका के लिए जो बड़ा मसला साउथ एशिया में है वो ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि अब पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन दो ममालिक के दरमियान में अमेरिका नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम जी। आज बिल्कुल एक डिफरेंट डिस्कशन है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नए-नए लोगों के साथ बात करना, नई-नई फ़ील्ड्स के बंदों के साथ बात करना। और आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बहुत रेलेवेंट है। आजकल की जो सिचुएशन है दुनिया की, बहुत से हादसात और बहुत से वाक़यात जो है रोनुमा हो रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के एक एक्सपर्ट के साथ। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव हिम टुडे। We have Humayun Javed. He's a Fulbright scholar at New York University studying in political science, or he's also an instructor at LaGuardia Community College. So he's here for a very short time. तो हमने सोचा कि उनको आज दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो बहुत कुछ सीखेंगे आज आपसे, और मेरे सादे सवालों के बारे में मैं माज़रत चाहूँगा शुरू से ही। सो let me tell you why I'm so excited about this. There are multiple reasons. पहली बात यह है कि international relations is a very specific field. और हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और आजकल कंप्यूटर साइंस भी आ गया हुआ है। तो you chose a very different field. और I would like to know what was your motivation behind it, and also help us understand what is this field all about. एब्सोल्युटली। शुक्रिया मदऊ करने के लिए। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ कंसीडर्ड एज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल साइंस ही समझते हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको इवन मैट्रिकुलेशन के बाद एज एफ़ए पढ़ते हैं सियासियात लेके। और तसव्वुर इसका जो है वो बहुत पुराना है समझने के हवाले से। जब भी कोई इवन एंशिएंट टाइम्स में भी पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है तो अरिस्टोटल का ज़िक्र करता है, प्लेटो का ज़िक्र करता है, तो बहुत पहले से लोग जो हैं वो सियासियात को पढ़ने की कोशिश करें, या ऐसा कह सकते हैं कि माशरे को पढ़ने की कोशिश करें ताकि वो समझ सकें कि इंसानी ताल्लुकात किस तरह से बनाए जाते हैं और उनका असर हमारे ऊपर किस तरह से पड़ता है। तो बहुत पुरानी फ़ील्ड है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो हिस्टोरिकल ट्रांजिशन हुई है ट्रेन साइंसेस की तरफ और ट्रेन सोशल साइंसेस की तरफ, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनलाइटमेंट के बाद का वक्त है, 17वीं सदी या 18वीं सदी। और उसमें हिस्ट्री पढ़ी जाती थी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी जाती थी, लेकिन बहुत हद तक महदूद थी एजुकेशन, क्योंकि मैथ एजुकेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं। और उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस एक फ़ील्ड तस्वर की जाती थी। इससे पहले एम्पायर्स के टाइम
टाइम्स में भी बादशाह जो हैं उनके एडवाइज़र्स थे, वो इन चीज़ों को समझते थे, अपने उमूर को लेके चलने की कोशिश करते थे। लेकिन जो ट्रेंड फील्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस की 1880s में और फिर 1920s में बढ़ी है यूके के अंदर और यूएस के अंदर। इवन कोलंबिया जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के अंदर, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का पहला डिपार्टमेंट यूएस के अंदर इस्टेब्लिश किया गया और वो काम उसने काम किया। तो बुनियादी तौर पे ये डिस्कशन है कौमों के दरमियान में, लोगों के दरमियान में, रियासतों के दरमियान में। वैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात की जाती है तो दो कौमों के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं उनको तस्वर किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस। और क्योंकि दो कौमों के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं उस पर बहुत सारी चीज़ों का असर होता है, कल्चर का, इकनॉमिक्स का, फैमिली का, रिलीजन का, तो ये सब चीज़ें उसमें पढ़ी जाती हैं। तो बहुत ब्रॉड फील्ड है, इसीलिए कहा जाता है कि दे आर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड द मास्टर ऑफ नन। अच्छा, बिफोर आई आस्क यू कि आप व्हाई यू चूज दिस, राइट। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने पॉलिटिकल साइंस की एक सब ब्रांच या सब फील्ड का नाम लिया इसको। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ और पॉलिटिकल साइंस की और क्या फील्ड्स हैं, बिकॉज इफ़ यू हैव कवर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एवरीथिंग, बट एल्स जस्ट टू गेट एन आइडिया के और डिसिप्लिन में क्या क्या पढ़ा जाता है। राइट। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर और जो फील्ड्स है उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जिसमें आप मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स को या मुख्तलिफ ठीक है। जगहों को आपस में कंपेयर करते हैं। हिस्टोरिकली इसको रीजनल स्टडीज़ भी कहा जाता था, जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये साउथ एशिया का एक्सपर्ट है या ये लैटिन अमेरिका का एक्सपर्ट। और ये कोल्ड वॉर के दौरान ये चीज़ बहुत बढ़ी क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत हद तक सोवियतोलॉजिस्ट आना शुरू हो गए, जिनको ये कहा जाता था कि ये सिर्फ क्रेमलिन को पढ़ते हैं या रशिया को पढ़ते हैं। तो ये सूरत हाल है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। इसके अलावा मेथोडोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, जिसमें ये समझाया जाता है कि आपने पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ना है, नॉलेज को कैसे अप्रोच करना है। और इसके अलावा पॉलिटिकल थीरी है। जो पॉलिटिकल थीरी है वो फ़लसफ़े के साथ उसका ज़्यादा ताल्लुक है और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के साथ ज़्यादा ताल्लुक है, कि एक आइडिया जो है वो किस तरह से तश्कील पाता है तो उस ये कम्युनिज्म और ये सब भी इसी के अंदर आता है। बिल्कुल। और उसमें आप कंपैरेटिव सिस्टम्स भी पढ़ सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस कैसे होती है। लेकिन आप थ्योरेटिकल लेवल पे भी पढ़ सकते हैं कि कौन-सा निज़ाम या कौन-सा आइडिया जो है वो निज़ाम को चलाने के लिए बेहतर है, या सिस्टम को चलाने के लिए या गवर्नमेंट को चलाने के लिए बेहतर है। तो ये और भी फ़ील्ड्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, और ये थोड़ी-सी मुख्तलिफ है ह्यूमैनिटीज़ से, क्योंकि इसको साइंस तस्वर किया जाता है, जिस पे बहुत लोग एतराज़ करते हैं, इंक्लूडिंग मुझे। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ से मुख्तलिफ इस हवाले से कि इसमें थोड़े मेथड्स की इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा। ज़्यादा है। तो हिस्ट्री को हम समझते हैं कि वो ह्यूमैनिटीज़ का हिस्सा है, और इंटरनेशनल रिलेशंस को हम समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का या साइंसेस का हिस्सा है। हाँ, तो ये थोड़ी-सी डिस्टिंक्शन सही है। है दोनों में। सो आपको कब लगा, मैट्रिक में लगा कि मुझे यहाँ जाना है, एफएससी में लगा, किस कैसे पता चला? वेल, आई वाज़ स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस। मेरी इंटरमीडिएट के बाद आई वाज़ थिंकिंग आई वुड नेवर बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैं हमेशा ये सोचता था कि हाँ, मैं समझूंगा चीज़ों को, पढ़ता रहूँगा चीज़ों को, लेकिन रोज़गार के लिए मैं कुछ और काम करूँगा। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई बिगन टू रियलाइज़ कि इसको मज़ीद परस्यू किया जा सकता है। उससे पहले आई वाज़ इंस्पायर्ड बाय माय अंकल हु वाज़ पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। वो वहाँ पे गए, किन हालात में गए वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन मुश्किल हालात में गए। एंड देन ही हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन आवर फैमिलीज। तो ही वुड इंट्रोड्यूस अस टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, और बताते थे कि हिस्ट्री क्या चीज़ है, रूलर्स किस तरह से होते हैं, वाओ! गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं। तो ही वुड इंस्पायर अस अ लॉट। और उस वजह से फिर मैं जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में था, व्हाइल आई वाज परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस, तो आई हैड अ वेरी गुड कोर्स इन हिस्ट्री taught by Dr. Yaqub Bangash. And in that, I read a lot about South Asian history and Oxford and whatnot. तो वो भी एक inspiration थी. And generally, I was very curious about what was going on around the world, and I wanted to realize this. And I thought कि ये समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो उससे मुताल्लिक हो। तो आपको ये मतलब कुछ जो आपने कहा कमाई कहीं और से करूँगा, तो फिर समझ आ गई कि इसमें से कमाई कैसे करनी है? ये नहीं समझ कभी क्या। नहीं तो सो आर यू सेइंग कि जो भी लोग इस तरह की फ़ील्ड्स में जाते हैं, हमारे यहाँ तो यही मसला होता है। मैं अब वही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं एक दफ़ा ऑक्सफ़ोर्ड में विज़िट करने गया, वैसे ही मुझे शौक है यूनिवर्सिटियों में जाने का। Right, तो मैं वहाँ घूम रहा था, तो एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो यहाँ, क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। right. तो मैंने कहा हिस्ट्री पढ़ के तुम्हें जॉब कहाँ मिलेगी? तो उसने मुझे कहा मिल जाएगी कहीं इधर-उधर। मैंने उससे पूछा नहीं कोई एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल, उसने कहा उसने कहा फॉरेन ऑफ़िस में भी मुझे जॉब मिल जाएगी। तो मैंने कहा फॉरेन ऑफ़िस में हिस्ट्री पढ़ने वाले को कैसे जॉब मिल जाएगी? तो फिर उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात कही कि हम लोगों को ना हिस्ट्री पढ़ने वालों को ना ट्रूथ फाइंडिंग की ट्रेनिंग होती है कि इतनी खप में
सही वाली बात क्या हो रही होगी। Right. अगर वो बंदा उस टाइम पे ये कह रहा है और ये बंदा उस टाइम पे ये कह रहा है और वो ये कह रहा है, तो फिर बीच में सच कहाँ है। Right. तो उसने मुझे कहा कि यही चीज़ हमें इंटरनेशनल रिलेशंस और इन तरह की चीज़ों में काम आती है, बिकॉज हमें डाइसेक्ट करना आता है कि कौन क्या क्यों कह रहा है। Right. तो मेरे लिए ये बड़ा आई ओपनिंग था कि इस तरह तो मैंने कभी देखा ही नहीं, किसी एक मतलब हिस्ट्री जैसी फील्ड को मैं देखूं कि वो इस तरह की चीज़ भी होगी। हम हमारे लिए हिस्ट्री, क्योंकि हमने जो पढ़ा होता है वो ये होता है डेट्स याद कर लो, पेपर देना है, तो हमें वो एस्पेक्ट कभी समझ नहीं आया था। लेकिन इन दैट सेंस आई फील कि मे बी पॉलिसी मेकिंग में और वही बात है कि जो है इंटरनेशनली रिलेशनशिप सारा जो एज द नेम सजेस्ट राइट कि किस तरह से चलना है। Right. तो लेकिन उसमें फिर ये होता है कि कितने लोग चाहिए, राइट। सो मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि जो लोग प्लान करते हैं करियर में, थोड़ा उस तरफ चला गया हूँ कि लोग इंटरेस्ट तो वो पाले जो उसको फिर पता हो कि मैं आगे करूँगा क्या, राइट। डिमांड सप्लाई भी होती है। हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो हमें तो बहुत पता होता है कि आईटी इंडस्ट्री में इतने लोग चाहिए और इतने आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे हैं, हम इस तरह देखते हैं बहुत ज़्यादा। Right. तो इसके अंदर हाउ डू यू ट्रैक द डिमांड एंड नीड अपार्ट फ्रॉम योर पैशन, Right. कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अगर मैं पढ़ लूँ। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली एक ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे सर्वाइवल जो है वो बड़ी एक मुश्किल चीज़ है, उसमें लोग प्री ऑक्यूपाइड होते हैं इस चीज़ से कि हमने जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में करनी है वो लग्जरी के लिए नहीं करनी, सर्वाइवल के लिए करनी है। हम्म। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो ट्रेडिशन ज़्यादा है। और ये सवाल इसलिए भी आम है क्योंकि कैरियर काउंसलिंग पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज़ समझना कि क्या डिमांड एंड सप्लाई क्या है किसी फील्ड की, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जो आपको फ़ायदेमंद हो सकती है इस सारी सूरत हाल में, वो ये है कि अगर आप तालीम फ़ॉर द सेक ऑफ़ तालीम हासिल कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं फॉर्मल ट्रेनिंग इसलिए हासिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, तो फिर उस तशनगी की मुझे नहीं लगता कि कोई कीमत है, अगर आप ये भी समझते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। और जनरली हिस्टोरियंस के बारे में भी यही कहा जाता है कि वंस दे आर इनटू समथिंग, दे नो कि अच्छा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं है, सूरत हाल बहुत मुश्किल है। दे आर सो क्यूरियस अबाउट लर्निंग अबाउट हिस्ट्री एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि हम इस प्रेजेंट मोमेंट तक पहुँचे कैसे। दे डोंट थिंक मच अबाउट अदर थिंग्स, बट लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ बिग क्वेश्चन कंसिडरिंग कि आप सोचते हो कि अच्छा बहुत सारे लोग पाकिस्तान में सीएसएस करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं क्योंकि उनकी जॉब पेपर्स करती में है। मदद होती है। दूसरा ये भी होता है कि कुछ थिंक टैंक्स भी हैं, उस थिंक टैंक्स में आप कितना काम करना चाहते हैं और वो कितने इंडिपेंडेंट हैं, ये भी सवाल होता है। और फिर कुछ लोग पढ़ाना भी चाहते हैं, एकेडेमिया के अंदर भी जाना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है जो फील्ड में हो रहा है और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं बैन अवी तौर पे जो हमने ट्रैक करनी है, लेकिन रिसोर्सेज वाकई में बहुत ज़्यादा कम है। और उसको ये समझना कि इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, वो बहुत मुश्किल है। और उसमें एक चीज़ जो एडेड डिसएडवांटेज है सोशल साइंसेस पढ़ने वाले लोगों के लिए, वो ये है कि यू आर नॉट लर्निंग अ स्किल दैट कुड बी यूजफुल फॉर अदर पीपल, राइट। यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड दैट इज़ वाई in the Western world, social sciences are only being devoted to people of rich cultures and backgrounds, जो हम्म। जिनके लिए पढ़ना फॉर द सेक ऑफ पढ़ना है, उससे कुछ और हासिल नहीं करना। और एक और अहम चीज़ उसमें यह है कि हमारा जो एटीट्यूड है सॉफ्ट साइंसेस की तरफ, और हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सोशल साइंसेज आर सॉफ्ट साइंसेज इंस्टेड ऑफ हार्ड साइंस, या एंड इट शोज़ दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कुड बी ट्रेन्ड एंड वेरी स्किलफुल। तो इस सारे एटीट्यूड के अंदर वाकई में ये तलाश करना थोड़ा लेकिन मुश्किल। मुझे जो एक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में आई है वो ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कहने को, सीखने के लिए और तशनगी को दूर करने के लिए किसी चीज़ में जाते हैं ना, वो जब आप उसके साथ प्रोग्रेस या उसके साथ कहीं कुछ माइलस्टोन्स जो है ना, प्रैक्टिकल माइलस्टोन्स इम्पैक्ट वाइज या इवन फाइनेंशियली, ये अगर आप अटैच नहीं करते ना, तो देन यू रियली गिव योरसेल्फ अ फ्री हैंड Right. एंड इवेंचुअली आल्सो पुट योरसेल्फ इन अ बिग ट्रबल। बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसे लोग, एक पहली तो बात ये है कि आप 50,000 चीज़ें पढ़ लें तो आप सारी दुनिया को जाहिल ही समझेंगे, बिकॉज आपने ज़्यादा पढ़ लिया और दुनिया ने Right. नहीं पढ़ा। और आप, लेकिन आपकी चलेगी नहीं बिकॉज आप एक हैं और वो उस तरफ ज़्यादा लोग हैं। Right. तो ऐसे लोग मैंने थोड़े आइसोलेटेड होते देखे हैं और वो एक आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो आई वंडर कि क्या ये तशनगी ऐसी ही आउटपुट प्रोड्यूस करती है या करनी चाहिए उसको, या कुछ ऐसी, क्योंकि देखें इन इसके जो टॉपिक्स हैं ये कितने ज़्यादा, हम सारा दिन अपनी टॉक शोज़ देखते हैं रात को और ओपिनियन सुनते रहते हैं और ढूंढ रहे होते हैं उन ओपिनियंस को, ये कौन सच बोल रहा है, कौन जो है ना वो Right. सही बता रहा है। हमें हमें समझ नहीं आती कि एक वाक़या होता है तो क्या हुआ भी है कि नहीं, ये क्या मतलब है इसका। लेकिन और ऐसे लोगों को कितना कुछ पता होता होगा, लेकिन
वो कभी भी मुझे ऐसी कोई बंदा नज़र नहीं आया जिसने इतना पढ़ लिया हो अच्छे तरीके से कि वो पब्लिक फिगर बन के आम लोगों तक बात पहुंचाए। राइट। तो इसकी क्या वजह है? मतलब वो दम दम तो नहीं कहना चाहिए, बट एक स्लो क्या कहना चाहिए, लाइक बिल्कुल उसके अंदर एक स्पार्क जैसे कम है। राइट। वाकई में इंटेलेक्चुअल स्पेस इज़ अ वेरी डार्क स्पेस। एक वजह उसकी ये भी होती है कि इंटेलेक्ट को हमेशा इंटेलिजेंसिया के साथ या अशराफिया के साथ जोड़ा जाता है। और अमूमन इंटेलेक्चुअल इदारे जो होते हैं वो काफ़ी आइसोलेटेड होते हैं, और ये एक वजह है। उनके दरमियान में और पब्लिक के दरमियान में जो ब्रिज होता है वो अमूमन पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनको राय की ज़रूरत होती है और वो उस पॉलिसी को आवाम के सामने बेच सकते हैं। लेकिन वाक़ई में वो स्पेस कितनी एक यूटिलाइज़ होती है, और वो क्यों इतनी ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं होती? उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि रियासतें जो हैं वो कभी भी, और पॉलिटिशियंस मुकम्मल तौर पे इतनी रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल्स की नहीं करते। और ये एक आम तौर पे एक डिस्कशन है। खैर प्लेटो ने एक तस्वुर पेश किया था कि जो फ़लसफ़ी है उसी को बादशाह होना चाहिए, क्योंकि वही काबिल है इस चीज़ को करने के लिए। जो जो मार्शल रेसेस हैं उनको सिर्फ जंग लड़नी चाहिए, और जो पेट से सोचती हैं उनको सिर्फ लेबरिंग क्लास में होना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग तस्वर था। लेकिन कुछ हद तक जो फ़ायदा है तशनगी फॉर द सेक ऑफ तशनगी का, वो ये है कि आप बहुत हद तक बहुत सारी प्री ऑक्यूपेशन से कुछ हद तक आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको समझ सकते हैं, उस चीज़ को सोच सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। तो कुछ हद तक तो ये आपको लिबरेट करती है बहुत सारी चीज़ों से। और हमने इंटेलेक्चुअल्स को देखा है जो वाकई में लिबरेटेड महसूस करते हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप किसी शख्स को एक स्पेस दें और उसको मटेरियल जो ज़रूरियात हैं उससे आज़ाद करें, और उनकी उस ज़रूरियात का ख़्याल रखें, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि उसके बाद तो वो वैसे भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप अगर लोगों को ये स्पेस देते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल नशो-नुमा के लिए, तो बहुत बड़े कारनामे कर सकते हैं। अमेरिका में इसकी एक्सपेरिमेंटेशन मौजूद है कि उन्होंने 1945 के बाद अट्रैक्ट किया बहुत सारे माइंड्स को, यूनिवर्सिटीज़ में फ़ंड्स देने की कोशिश की, और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाए, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो ये फंडिंग आगे यूनिवर्सिटीज़ को देंगे, और यूनिवर्सिटीज़ को मुकम्मल एकेडमिक फ्रीडम दिया, और उसके नतीजे में वाक़ई में बहुत अच्छे थिंकर्स और राइटर्स और आर्किटेक्ट्स और बहुत मुख्तलिफ लोग पैदा हुए। तो ये सूरत हाल जो है वो नहीं है, उसके नतीजे में बड़ा मसला है। और अभी हम इससे पहले पॉडकास्ट से पहले हेनरी किसिंजर की बात कर रहे थे, तो हेनरी किसिंजर वो इंटेलेक्चुअल तस्वर किया जाता था, दो लॉट ऑफ पीपल वुड डिसएग्री कि वो इंटेलेक्चुअल भी था या नहीं, लेकिन ही वाज कंसीडर्ड एन इंटेलेक्चुअल, वाज वर्किंग एट हार्वर्ड, एंड इंस्टेंटली ही बिकेम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द वर्ल्ड, बाय एंड वाज बीइंग डन बाय निक्सन। तो ये गैप जो है, ये आइडेंटिफाई करना कि आप एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल को उठाएं, उसे पब्लिक के सामने लेकर आएँ और पॉलिटिशियन ये काम करे, ये हुआ है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू और बहुत सारी और चीज़ों के हवाले से भी। तो ये हो सकता है, लेकिन उसमें ये जो हर्डल्स हैं एटीट्यूड्स के हवाले से, रिसोर्सेज़ के हवाले से, और फिर इंटेलेक्चुअल्स की अपनी गलतियों की वजह से भी कि वो अपने आप को बड़ा साइड लाइन कर देते हैं, उसके नतीजे में भी बहुत सारे मसाइल हुए। लेकिन हमेशा जो मशहूर पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने अवाम के लिए काम किया और अवाम ने रिस्पॉन्ड किया है। एंटोनियो ग्रामची ने अपनी किताबें जो हैं वो प्रिज़न नोटबुक्स जो हैं वो प्रिज़न में से होकर लिखी, और आज तक वो आइडियाज़ ज़िंदा हैं। कार्ल मार्क्स ने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आज तक आइडियाज़ उसके इर्द-गिर्द हमें नज़र आते हैं। तो ये चीज़ समझी जा सकती है कि इंटेलेक्चुअल्स आवाम के साथ एक बड़ा कवी ताल्लुक़ बना सकते हैं, अगर वो ऐसी बातें करें जो आवाम को समझ आती हैं, और उस स्पेस में करें जहाँ पे आवाम जाती है। थिंक टैंक्स में रह के या इंटेलेक्चुअल सेंटर्स में और इंटेलिजेंसिया के साथ बैठ के आप आवाम में पजीराई अपने आइडियाज़ के हवाले से नहीं नहीं ला सकते। तो वो थोड़ी-सी डिस्टिंक्शन है जिसको भी किया जा और सकता इसमें इस तरह की कौन जो फील्ड्स हैं या इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे ही ज़्यादा जो है ना आपको एक्सपोजर मिलता है। है। राइट। तो उससे पहले के लिए कुछ एफर्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जैसे मुल्क में, हमारे जैसे मुल्क में तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, कि हमारे लोगों को शायद पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है राइट। और कैसे चल रही है। राइट। तो आपके ख़्याल से इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं जाती? बिकॉज़ या कोई एज अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है, राइट। या आपके ख़्याल से पढ़ाने वाला नहीं मिलता, या पढ़ाया जा रहा है शायद फिर भी पढ़ा नहीं जा मतलब समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल। असल में बहुत अहम सवाल है, उसमें वालिदैन का रवैया जो है वो बहुत अहम है। एक वाल मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, अगर पेरेंट्स जो हैं वो इस क्राइसिस से गुज़र रहे हैं कि दे हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल, और उनकी नेक्स्ट ऑक्यूपेशन यही है, तो वो कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को स्किल सिखाएँ और ख़ुद भी स्किल सीखें, और कोशिश करेंगे कि वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हों जिनका कोई मटीरियल आउटपुट नहीं है।
तो हमेशा तसव्वुर किया जाता है कि सिविक सेंस या पॉलिटिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग या माशरा कैसे तरतीब पाता है, ये ऊपर उसकी की तरह गेम है। अंडरस्टैंडिंग ये ऊपर के मामलात हैं, ये आपके नहीं हैं। और अमूमन इस तरह के मुहावरे भी पे इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा दूसरा इंटरेस्टिंग सेंस ये है कि एक तो ये ऊपर वाला मामला है, दूसरा ये है कि आप बच्चों में से क्यूरोसिटी वैसे भी ख़त्म करना चाहते हैं, और कभी-कभी ये महसूस होता भी है, और हाँ। वालिदैन कभी-कभी ये चीज़ जानते हुए या ना जानते हुए ये कर देते हैं। अगर एक बच्चा क्यूरियस होगा अपने माशरे के बारे में, पहली सर बात ये कि वो पूछिएगा, सवाल सर पूछेगा, खाएगा। सर खाएगा। दूसरी बात ये है कि वो इंडिपेंडेंट फ़ैसले करेगा। तो आप बहुत मुश्किल से ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं कि अच्छा मेरा बच्चा खुद से सवाल कर सकता है, और उसके लिए टाइम चाहिए। और तीसरा ये है कि आपको पता है कि आपने अगर ये सोच रखी हुई है कि इसको इसके बाद जॉब नहीं मिलेगी, तो आप कोशिश करते हो कि वो इन चीज़ों की तरफ ना जाए। तो ये कुछ कुछ रवैये हैं जिनके जिनके नतीजे में ये सूरत-ए-हाल है। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये भी है कि हमने हिस्ट्री के हवाले से, सोशल साइंसेज़ के हवाले से, सिविक सेंस के हवाले से सवालात उठाने पे पाबंदी लगाई है एज़ अ रियासत और एज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। और उसके नतीजे में हमने स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदियाँ लगाई। हमने पाकिस्तान स्टडीज़ एक बहुत मुख्तलिफ पैटर्न पे पढ़ाई जो हमें नहीं पढ़ानी चाहिए थी। हमने तारीख़ पे अपनी बहस करना छोड़ दिया, क्योंकि हमने तारीख़ में बहुत सारे मुक़द्दस लोग बनाए, बहुत सारे मुक़द्दस इदारे बनाए जिसको हमने बाद में इस्तेमाल करना था, और वो हमने इस्तेमाल किए भी। तो उसके नतीजे में जब भी सवालात उठाए गए तो हमने उन चीज़ों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 1971 की जंग के बाद महमूद उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो कुछ अर्सा पहले जो है वो रिलीज़ की, और वो भी पूरी रिलीज़ करने से हम कासिर रहे। तो ये सूरत-ए-हाल जो है वो मजमूई तौर पे रियासती लेवल पे भी है और इंडिविजुअल लेवल पे लेकिन भी बहुत हद तक नज़र आता मेरा एक मेरा मुझे नाइव सा इसमें एक कमेंट है या सवाल है कि मुझे लगता है कि हम देखें जो बंदा भी ना बेसिकली रेस टू दी टॉप, ठीक है, या पावर गेम में जो जो पार्टी जो है ना पिसरी होती है ना, वो हकूक़ की बात करती है और वो सिस्टम की बात करती है, कि इंसाफ की बात करती है, क्योंकि वही उसका चांस है कि जहाँ पर वो पावर में भी नहीं है। बिल्कुल, और जो पार्टी पावर में होती है वो हमेशा ऑर्डर की बात करती है और डिसिप्लिन की बात करती है और अमन की बात करती है, क्योंकि उसको ये होता है कि अगर मैंने लोगों को बोलने दिया तो ये बोल बोल के चढ़ाई करके मेरे सर ख़राब कर देंगे काम। बिल्कुल। और असल में ये वही मेरी तरह ही बनना चाहेंगे, लेकिन अगर मैं उसको रोकूंगा तो मुझे कहेंगे तुम जुल्म कर रहे हो, राइट। राइट। सो मुझे मुझे ये ज़रा थोड़ा-सा समझाएँ कि और क्या करते हैं? अगर आप लोगों को इत पॉपुलेशन को जब चलाना है 25 करोड़ को स्केल के ऊपर, तो 25 करोड़ ओपिनियंस तो श्योर है, बिल लाइक सो तो ये तो एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन नहीं है कि थोड़ा-ज़रा चुप ही रहो, ठीक है। बिल्कुल। और स्कूलों में आप देख लें, मतलब बच्चों को एक ख़ास तरह की पाबंदियाँ लगवाई जाती हैं, बस दिस इज़ योर क्लास टाइम, यू हैव टू गो आउट इवन इफ यू फील लाइक और नॉट, लाइक ये बोलना नहीं है, सीधा बैठना है। ऑर्डर नहीं चल सकता ना वरना। बिल्कुल। तो फिर इसको कैसे आप देखते हैं कि असल में 2 तरह के नज़रियात हैं। एक तो ये है जो 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 तसव्वुर है कि यूनिफ़ॉर्मिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरी तरफ ये है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि कुछ मामलात में यूनिफ़ॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉर सिनेरियो है, और वॉर सिनेरियो में अटैक हुआ हुआ है, आपका सर्वाइवल ख़तरे में है, आपकी एक स्ट्रिक्ट हायरार्की है, आप यूनिफ़ॉर्मिटी है, और वो वहाँ पे ज़रूरी है, और आपने वो ऑर्डर्स फ़ॉलो करने हैं। क्या इन्हीं बुनियादों पे सिविल सोसाइटी भी चल सकती है? ये बहुत मुश्किल काम है। इंसान बाय नेचर क्यूरियस पैदा हुआ है, और बाय नेचर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का हक है कि वो इस चीज़ का फ़ैसला कर सके कि उस पे हुक्मरानी कौन करेगा और किस तरीके से उस पे हुक्मरानी होगी। ये नहीं कि वो दूसरों पे मुसल्लत कर सकता है, लेकिन वो इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकता है और इस चीज़ पे बात कर सकता है कि उसने हुक्मरानी का कौन-सा रवैया जो है वो अपनाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चांस इंसान को देना चाहिए, और अगर आप नहीं देंगे तो उसके नतीजे में बहुत सख्त रिएक्शंस हिस्ट्री में आते रहे। अब ये आर्गुमेंट एक तो ये है कि अच्छा ये इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट और फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है जिसको मैं इस तरह से एड्रेस करता हूँ। लेकिन एक आर्गुमेंट वो भी है जो ताकतवर तबके देते हैं, और वो ये कहते हैं कि भई अगर आप बोलेंगे और हम ना रहे, तो ये गाज़ा और फ़लस्तीन बन जाएगा। और ये हर ताकतवर आदमी जो है वो इस आर्गुमेंट को इस्तेमाल करता है, और अलग सिचुएशन में इस्तेमाल करता है। हिटलर ये कहता था कि अगर मैं ना हुआ तो ये जर्मनी 1920 वाला जर्मनी बन जाएगा। मुसोलिनी ने भी यही कहा। तो बुनियादी तौर पे जो लोग ताकतवर होते हैं वो स्टेटस को बहाल रखना चाहते हैं, जिस तरह से आपने फरमाया। हुँ। और उसमें अहम चीज़ यही है कि सवालात उठाने पे पाबंदी लगाई जाती है। अब उसके नतीजे में रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इस वजह से भी आता है कि लोग सवाल करना चाहते हैं। इस वजह से भी आता है कि लोगों को इस चीज़ का हक महसूस होता है कि वो किस तरह से गवर्न होंगे। और फिर तीसरी चीज़ ये भी है कि लोग वाक़ई में काबिल हैं कि वो अपने बारे में सोच सकें।
इस चीज़ को जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे और हम हमेशा पिसे हुए तबके को ये महसूस करेंगे कि उसमें सोचने की सलाहियत नहीं है, तो हम कभी भी आज़ादाना तौर पे फ़ैसले नहीं कर सकते और एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं होगा। हमेशा जहाँ पे कॉन्टेस्ट रहा है, जहाँ पे फाइट्स रही हैं, जहाँ पे टेंशन्स रही हैं, वहीं पे क्रिएटिविटी ने जन्म लिया, वहीं पे एवोल्यूशन ने जन्म लिया। और हमेशा लोग अगर किसी बेहतर नतीजे पे पहुँचे तो वो हमेशा डिबेट्स और डिस्कोर्स के नतीजे में पहुँचे, खामोशी की वजह से मुझे नहीं लगता कहीं पहुँचे। तो आपका बच्चा अगर सवाल नहीं करता तो आप उसको कन्विंस करें कि तुम्हें सवाल करना है, और अगर वो नहीं करता तो ये एबनॉर्मैलिटी है एक बच्चे के अंदर, ना कि ये कि वो बहुत शरीफ है और वो सवालात नहीं करता। आई थिंक जी। आई थिंक कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ऐसे होती हैं कि आपको नज़र थोड़ा आगे तक ही आ रहा होता है और आप बस इस चीज़ के मुजाज हैं कि आपने वो सामने वाली जो चीज़ है उस तक मसला हल करना है। राइट। लेकिन बाज़ औक़ात वो कदम उठाने के बाद उसके आगे जो उसके रिपल्स हैं, जो कि फिर प्रोसेस बाज़ औक़ात चल पड़ता है, फिर यू गो ऑन एंड ऑन, वो आपके बस पे नहीं होता कि आप उस सारी चीज़ को देखें। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि अगर अगर आप ऑर्डर की बात करें और अमन की बात करें, अगर कोई कोई पावर में आ गया है और वो आकर जैसे दूसरे की ख्वाहिश ये है कि वो पावर उसको अच्छी नहीं लग रही है, यार ये ठीक नहीं चला रहा या नहीं चलाएगा, और वो हो सकता है कि मुझे बताएँ क्या करूँ मैं? आप मुझे बताएँ। और वो कहे कि जी नहीं, आपको नहीं बताना, ये चलाना हमने है। और ये तो एक आम गली मोहल्ले में भी ये चीज़ हो जाती है ना कि मतलब कैप्टन कोई बन जाता है अगर टीम का, तो वो दूसरा बंदा इस बात पे जेलस हो रहा होता है कि मतलब टीम तो वैसे ही तो 19 2-4 ऑप्शंस ही होंगी, किसको ओपन कराना है या किसको ओवर करवाना है। राइट। लेकिन पूरी लड़ाई इस बात की होती है कि इसको कप्तानी से हटाओ, राइट। राइट? सो मुझे मुझे ये लगता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे यहाँ बात होती है ना कि तारीख़ ही नहीं पढ़ाई और डाइवर्सिटी होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए, ये बात तो बहुत अच्छी है, लगती बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ीक्यूशन जो है ना उसी को सपोर्ट कर रही होती है, जिसको फ़ायदा होगा इस काम से। राइट। और जैसे ही वो दूसरी तरफ जाएगा। अच्छा, बात करते हैं जैसे अमेरिका की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमने जब से हम बड़े हो रहे थे तो हमने ये देखा कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और क्या बात है यार, क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है? लेकिन अब हम देखते हैं कि एक यकदम जो है ना उस मुल्क के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोग उठते हैं, लेकिन उनके साथ जो हो रहा है तो कुछ समझ नहीं आती कि ये अब सारे तो नहीं उठ के खड़े हो गए। थोड़े से उठे हैं और उनको मार पड़ी है, तो हमारे भी उठे, थोड़े से मार पड़ी तो बैठ गए बस सारे। तो सही तो कुछ भी कैसे पता चलता है कि ये ठीक है और ये गलत है? लाइक यू नो व्हाट आई मीन, मतलब कोई भी चीज़ लगता है सही तो यही है जिसकी लाठी है उसकी भैंस, बेसिकली यही सही है। राइट। राइट। मेरे नज़दीक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सोसाइटी बहुत आसान नहीं है, और ये कह देना कि डाइवर्सिटी है ये बहुत आसान बात है। वाकई में सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बहुत या कॉम्प्लेक्स हैं। और सोसाइटी इतनी भी सिंपल नहीं है कि लोगों को कह दिया जाए कि वो हर बंदा की राय जो है वो सोसाइटी में शामिल की जाएगी और उसी के तरीके से गवर्नेंस होगी। लेकिन सोसाइटी इतनी भी सिंपल नहीं है कि एक बंदे की राय को माना जाए और ये कहा जाए कि ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। और हिस्टोरिकली जहाँ पे एवोल्यूशन हुई है पॉलिटिकल प्रोसेसेस की, गवर्नेंस की, बुनियादी इंसानी हुकूक की, फ्रीडम्स की, या बहुत हद तक बहुत बुनियादी चीज़ें जिस तरह घर हो गया, ख़ानदान हो गया, एजुकेशन हो गई, रोज़गार हो गया, जो बुनियादी इंसानी हुँ, ज़रूरियात हैं, उनके हवाले से भी जो एवोल्यूशन हमने सोसाइटीज़ में देखी है, वो मुझे लगता है कि आइडियाज़ की एवोल्यूशन और आइडियाज़ के कॉन्टेस्ट की वजह से हुई है, और लोगों ने अपनी राय पेश की है और उस राय को समझा गया है और उस पे आगे लेके चली गई हैं चीज़ें। और अगर अमेरिका की मिसाल भी दी जाए, तो अमेरिका में 50 रियासतें हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 2 पार्टीज़ के अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं जो अमेरिका में रेलेवेंट हैं। पावर जो है वो इतनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है और सेंट्रलाइज़्ड नहीं है। उसके बावजूद और रियासतों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं और बहुत अथॉरिटी है चीज़ें करने की। और उसके बाद फिर सिविल सोसाइटी बहुत डिसेंट्रलाइज़्ड है। यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ताकत रखती हैं, एकेडेमिया वो ताकत रखती है, जो आर्टिस्टिक तबका है वो ताकत रखता है, लॉयर्स जो हैं वो बहुत ताकत रखते हैं। अब इस सारी डाइवर्सिटी के अंदर अमेरिका ने पिछले 200 साल में इवॉल्व किया है, और बहुत सारे मसाइल हैं अमेरिका में। लेकिन अमेरिका के हवाले से हमारी थॉट ये है कि अगर हमारा निज़ाम अमेरिका जैसा हो जाए और हम लोगों को बहुत सारी बुनियादी ज़रूरियात प्रोवाइड कर दें, तो हम ये चीज़ बाय करने के लिए तैयार हैं। या और मजबूरी तौर पे हमारा जो एटीट्यूड इमिग्रेशन की तरफ है अमेरिका की तरफ, तो वो इस चीज़ का सबूत है कि हम लोग ज़हनी तौर पे ये समझते हैं कि हम वहाँ पे जा सकते हैं और बेहतर बेहतर ज़िंदगी हाँ, गुज़ार सकते हैं। तो ये अगर ऐसे माशरे में जहाँ पे जो आबादी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, और डाइवर्सिटी हमसे ज़्यादा है, इमिग्रेशन हमसे ज़्यादा है, और वहाँ पे तरह-तरह के लोग रह रहे हैं और वो एसिमिलेट होके
एक बेहतर पॉलिटिकल प्रोसेस जनरेट कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उस डाइवर्सिटी के साथ और उस कलेक्टिविटी के साथ मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं या इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये बात वाक़ई में समझना ज़रूरी है कि वो कोई एंड पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम पहुँच जाएँगे। ह्यूमंस जो हैं वो इवॉल्व करते रहेंगे और ह्यूमंस के मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ते रहेंगे। अच्छा, टॉकिंग अबाउट दैट, अब जैसे चाइना है फॉर बिल एग्जांपल, सो देयर इज़ नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, नॉर्थ कोरिया, आई थिंक ईरान, बिल्कुल, ये कुछ मुल्क हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती है और गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और चाइना के बारे में भी यही कहा जाता रहा है अब बिल्कुल, तक। लेकिन और चाइना की जितनी आबादी है, इतनी ज़्यादा आबादी है, आई थिंक 1.5 अरब के करीब तो होगी। बिल्कुल इससे ज़्यादा। तो 1.5 अरब के मुल्क पर हुकूमत करना और वेस्टर्न वैल्यूज़, हमें सुना तो यही है कि उस तरह से नहीं है, मतलब जैक मा गायब हो गया था। राइट, बिल्कुल, मतलब उसने पता नहीं क्या कहा था, लेकिन वो इतना बड़ा आदमी अपने मुल्क का गायब हो गया ना। बिल्कुल। तो वो सोसाइटी थ्राइव कैसे कर रही है फिर? वहाँ पे इंटेलेक्चुअल मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, वहाँ पे हर चीज़ हो रही है। राइट, और मैंने सुना 70% पॉपुलेशन पॉवर्टी से निकली है और इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई माजी में कभी। राइट। तो ये जो डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वहाँ तो जो चीज़ चल रही है वो बहुत ज़्यादा रूल ऑफ लॉ और बहुत ज़्यादा ये कहना और ये नहीं कहना, पाबंदियाँ, बिल्कुल, डिस्कनेक्ट किया हुआ है दुनिया से। बिल तो ये थ्योरी फिर उस पे कैसे फिट करेंगे? बिल्कुल आम बात है। मैं ज़्यादा तौर पे ये समझता हूँ कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो इज़ नॉट द परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एंड इज़ नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ अचीविंग सर्टेन सोशल प्रॉस्पेरिटी। और ये चीज़ हमें अमेरिका में भी नज़र आती है, बाकी ममालिक में भी नज़र आती है। और अगर वो ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है तो ऑब्वियसली और फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस भी हैं। वो कितने कितने कामयाब होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो वो हमें नज़र आता है चाइना की सूरत में। और चाइना के अंदर एक अथॉरिटेरियन मॉडल है, जिस तरह आपने बात की। वन पार्टी स्टेट है वो, और वो उस स्टेट को चलाने वाली एक जमात है जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। और उसके अंदर हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट है, पॉलिट ब्यूरो से लेके नीचे काउंसिल्स तक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और सवाल ये है कि चाइना ने तरक्की कैसे की इस मॉडल के थ्रू, और तरक्की को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। तो मेरे नज़दीक तरक्की ऑब्वियसली ये है कि आप लोगों को उनकी बुनियादी हुकूक पूरे करें, उनको तालीम दें, उनको सेहत दें, उनके 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 उनको घर दें, उनकी सोशल वैल्यूज़ का ख़्याल रखें, और सोसाइटी जो है वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर रहे। तो सवाल ये होता है कि चाइना ने कब तरक्की करना शुरू की। और ऑब्वियसली चाइनीज़, अगर सिविलाइजेशन की बात की जाए तो चाइना दुनिया की सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन, बड़ी सिविलाइजेशन में अच्छा। से एक रही है, 1800 से पहले भी। और उनका जीडीपी इवन 18th सेंचुरी में भी 25% था पूरी दुनिया के अंदर, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और इंडिया का 20% था। और वो एक अलग बहस है, लेकिन तसव्वुर ये है कि उसके बाद चाइना चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल टेंशन्स हुई, इंपीरियलिस्ट पावर्स आना शुरू हो गए, और चाइना जो है वो बहुत मुश्किल दौर से गुजरा, जिसको वो 100 साल की ह्यूमिलिएशन, 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। 1850s यानी चाइनीज़ ओपियम वॉर से लेके 1945 तक, जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1949 में सिविल वॉर जीती है। इस दौर तक इसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। उसके बाद चाइना के अंदर बदतरीन ऑटोक्रेटिक निज़ाम जो है वो माओ ज़ेडोंग की सूरत में रहा अगले 20 साल तक। वो असल ऑटोक्रेटिक सिस्टम था जिसमें वाक़ई में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। डिसेंटर्स को बिल्कुल कबूल नहीं किया जाता था, और माशी तौर पे भी चाइना कोई बेहतर सूरत-ए-हाल में नहीं था। कल्चरल रेवोल्यूशन आई, ग्रेट लीप फॉरवर्ड आए, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए, और वो सारे फेल हुए, और उसके नतीजे में हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो मारे गए। 80s में जब चाइना के अंदर तब्दीली आई है, यूएस के साथ ओपनिंग की सूरत में और डेंग ज़ियाओपिंग के आने की वजह से, तो वो क्लोज़नेस की वजह से नहीं आई। वो रोकों को रोकने की वजह से नहीं आई, बल्कि वो ओपननेस की वजह से आई। और उसमें एक बड़ी तब्दीली ये आई कि चाइना ने ये फ़ैसला किया कि हमने अपनी मार्केट जो है वो लोगों के लिए खोलनी है। हमने चाइना की इंडस्ट्री को जो है वो ग्रो करवाना है और उसको कम्पेटिटिव करना है। फिर ये फ़ैसला किया गया कि चाइनीज़ ब्यूरोक्रेसी को जो है बहुत हद तक तैयार करना है। और उसमें फिर बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आना शुरू हो गई, चीज़ें बेहतर आना शुरू हो गई, बाहर से कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट आना शुरू हो गई, और चाइना ने आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो किया। और चाइना को इस चीज़ का भी फ़ायदा था कि एक बड़ी कौम थी, यंग जनरेशन्स उस वक़्त चल रही थी, लीडरशिप जो है वो इकॉनमी के मामलात में बहुत विज़नरी थी। और फिर चाइनीज़ सोसाइटी के अंदर वर्क एथिक्स भी बहुत अच्छी हैं। ये कुछ चीज़ें थी जिनने चाइना को बहुत 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 बेहतर सूरत-ए-हाल में लाया। लेकिन चाइना ने कभी भी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि वो पॉलिटिक्स के अंदर लिबरलाइज़ेशन लेकर आएँगे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी होगी, एक पॉलिट ब्यूरो होगी, एक गवर्नमेंट होगी, और उसके नीचे लोग काम करेंगे। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो हेड होगा, डेंग ज़ियाओपिंग था उस दौर में, उसने ये चीज़ें कबूल नहीं की कि अच्छा माशरा जो है वो बहुत ओपन अप होगा। और उसके बावजूद चाइना ग्रो करता रहा। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि लीडरशिप हमेशा इवॉल्व करती रही, और लीडरशिप ने हमेशा अडैप्ट किया।
लेकिन उन्होंने कभी लिबरलाइजेशन की तरफ नहीं गए। 1989 में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए चाइना के अंदर, तियानमन स्क्वायर के अंदर, और स्टूडेंट्स ने ये कहा कि भाई सिस्टम जो है वो ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए, और डेंग जाओपिंग ने ये चीज़ कबूल नहीं की और टैंक्स चढ़ा दिए स्टूडेंट्स पे। और उसके बाद अमेरिका में भी ये रियलाइजेशन थी कि चाइना जो है वो लिबरलाइज़ कर सकता है अगर हम इसको ओपन अप मज़ीद करेंगे, इसके साथ तजारत करेंगे, मईशत जो है वो बेहतर होगी चाइना की। और अगर मिडिल क्लास ग्रो करती है, जो चाइना में उसके बाद ग्रो की, तो उसके नतीजे में होता ही है कि अगर आपके पास स्टारबक्स की बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो आप पॉलिटिकल चॉइसेस भी मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये तस्वर अमेरिका के यहाँ जो है ना, वो अमेरिका में पेश किया गया चाइना के हवाले से। लेकिन चाइना ने उसके बावजूद 30 साल जो है वो तरक्की की, इस हवाले से कि 400 मिलियन लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से निकाला, जो एक बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि मुआशी तौर पे आप तरक्की कर सकते हो अगर आप पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन ना भी करो। सोवियत यूनियन ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अगर सिर्फ जीडीपी के स्टैंडर्ड्स पे देखा जाए। लेकिन क्या वो सोशल तरक्की भी थी? क्या लोग जो हैं वो अपनी राय का इज़हार कर भी सकते थे? क्या लोग वाक़ई में अपने लीडर्स को अकाउंटेबल कर सकते थे? क्या लोग वाक़ई में अपनी मर्ज़ी का उम्मीदवार चूज़ कर सकते थे, या अपनी मर्ज़ी का सियासी निज़ाम चूज़ कर सकते थे? तो उस उन स्टैंडर्ड्स पे मैं समझता हूँ कि चाइना ने तरक्की नहीं की और करनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि या मतलब ये कोई एक ऐसा बैलेंस नहीं उन्होंने अचीव किया कि जो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड है फॉर रैपिड ग्रोथ। राइट, क्योंकि अगर आप एक तरफ टिल्ट ज़्यादा कर जाएँ, तो फिर आपके दूसरे नुकसानात हो जाते हैं। राइट, और दूसरी बात ये भी है ना कि ऐसी कंस्ट्रेंट्स भी तो होती है ना कि जहाँ से बाहर से लोग ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। राइट। यानी कि अगर आप ऐसे चैनल्स खोल दें कि ये इज़हार राय होना चाहिए, तो फिर उसको फंडिंग और वो फिर वो बाहर का एजेंडा जो है ना आता है। सही, सही। तो ये सारी चीज़ें भी हैं मेरे ख़्याल से इसमें कहीं न कहीं बैलेंसिंग फैक्टर जो जितना अच्छा कर ले, उतना ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? लाइक थोड़ा-सा इस पे बात करना चाह रहा हूँ मैं कि ये बात सही है कि कुछ लोग या कुछ मुल्क या एक ही मुल्क, राइट, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि दुनिया इवेंचुअली कैसे चलनी है। राइट। अमूमन वर्ल्ड ऑर्डर का तस्वर जो है वो इंटेलेक्चुअल वोकैबुलरी में या एकेडेमिया के अंदर जो है वो बहुत लेट आया है। एग्जैक्टली मुझे डेट्स याद नहीं है, लेकिन ये पीरियड इस तरह से है कि आज की दुनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और ये तस्वर पेश किया जाता है कि कौमी रियासतें जिस तरह से अपने आप को तश्कील पाती हैं और हुँ, फिर एक दूसरे के साथ रिलेशंस को हुँ, लेके चलती हैं, और जिन प्रिंसिपल्स पे लेके चलती हैं उनको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। और ये तस्वर बहुत नया है। लेकिन इससे पहले वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एम्पायर्स की सूरत में भी मौजूद रहा है, कि अच्छा एम्पायर्स अब, क्योंकि बहुत ताकतवर एम्पायर्स थी, तो वो ये बताती थी कि रियासतों के दरमियान में या एम्पायर्स के दरमियान में ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह से शेप होंगे। उसमें ये थी कि तजारत कैसे होगी, प्रिजनर्स एक्सचेंज कैसे होंगे, लोग कैसे रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह आप जाएँगे कैसे? तो वो डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सबसे ताकतवर मुल्क या सबसे ताकतवर एक्टर जो है वो कौन है। तो ये तस्वर भी पेश किया जा सकता है कि एक टाइम पे इंटरनेशनल ऑर्डर या वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये था जो मंगोल चाहते थे, या ये वर्ल्ड ऑर्डर था जो चाइना चाहता था, ये वर्ल्ड ऑर्डर था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट चाहता था। तो ये तस्वर बहुत हिस्ट्री से चला आ रहा है। लेकिन पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में साइन हुआ, जिसमें कौमी रियासतों का तस्वर अमूमन समझा जाता है कि पेश किया गया, और उसके नतीजे में उसके आगे एम्पायर्स आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व करती गई। लेकिन जो इवेंचुअल डिसोल्यूशन है एम्पायर्स की, वो 1950s 1960s के अंदर हुई, जब लास्ट पीरियड ऑफ डीकोलोनाइजेशन हुआ। तो इसमें तस्वर किया जाता है कि क्या था इंटरनेशनल ऑर्डर जिसकी बुनियाद पर रियासतें चल रही थी, और 19वीं सदी में तस्वर पेश किया जाता है कि पैक्स ब्रिटानिका था जो वर्ल्ड ऑर्डर था, यानी ब्रिटेन जो कहता था वो वर्ल्ड ऑर्डर था, क्योंकि ब्रिटेन के पास नेवी बहुत बेहतरीन थी, मईशत बहुत स्ट्रांग थी, और ब्रिटेन ये डिसाइड करता था कि अच्छा स्लेवरी अबॉलिश होनी चाहिए तो अबॉलिश होनी चाहिए, एम्पायर्स जो है वो किस तरह से चलनी चाहिए, तजारत किस तरह से होनी चाहिए। और ये तस्वर जो है ब्रिटेन का ये रहा 1914 तक, जब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 तक इंटरनेशनल सिस्टम में कोई हेजेमॉन जो है वो मौजूद नहीं था, या ताकतवर रियासत जो है वो मौजूद नहीं थी कि उसको डिटरमिन कर सके। अमेरिका था, लेकिन अमेरिका ने चूज़ किया कि हमने इस वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनना। और 45 के बाद अमेरिका ने, और इवन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ये तस्वर पेश किया कि अब जो इंटरनेशनल ऑर्डर आ रहा है वो हम शेप करेंगे, और हम इस वजह से शेप करेंगे क्योंकि पिछली दफ़ा हमने नहीं किया था, और उसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी और हिटलर आ गया था। तो अब हमने एक ऐसा सिस्टम लाना है जिसमें ओपन इकोनॉमी होगी, लिबरल इंस्टीट्यूशंस होंगे, इंस्टीट्यूशंस के अंदर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा जिसमें हम अलायंसेस शेप करेंगे दुनिया भर में। और उस इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप करने की एक मजबूरी ये भी थी कि सोवियत यूनियन बहुत ग्रो कर रहा था, और सोवियत यूनियन एक अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मॉडर्निटी पेश कर हुँ, रहा था कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम इन लिबरल प्रिंसिपल्स पे नहीं चलना चाहिए, जो हम प्रिंसिपल्स बयान कर रहे हैं उन पे चलना चाहिए, और वो कम्युनिज़्म होगा।
तो उसके नतीजे में भी अमेरिका ने इस वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करना शुरू किया, जिसमें मईशत का तस्वर पेश किया गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का तस्वर पेश किया गया, सिक्योरिटी का तस्वर पेश किया गया, और ये भी तस्वर पेश किया गया कि हमने दुनिया को डेमोक्रेसी के लिए सेफ़ बनाना है। दो ये कॉन्सेप्ट वुडरो विल्सन ने पेश किया 1920s में, लेकिन अमेरिका ने एम्ब्रेस किया कि वी हैव टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। और उसमें एक तरीक़ाकार ये है कि हमने इकॉनमी को ओपन रखना है, वरना दोबारा डिप्रेशन हो जाएगा। इकॉनमी जब लिबरलाइज़ करेगी तो लोग जो हैं वो पॉलिटिकल चॉइसेस मांगेंगे, तो डेमोक्रेसी आएगी। और हमने अपनी एनिमीज़ से अपने एलाइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने, नेटो जैसे अलाइंसेस बनाने, सीटो बनाना है, सेंटो बनाना है, तो उसमें इस वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने की कोशिश की गई। तो मुझे अभी भी लगता है कि हम जो है वो 1945 की मोमेंट में रह रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं। दो कि ये डिस्कशंस बड़ी रेलेवेंट है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रम्बल कर रहा है, क्योंकि अमेरिका या तो कमज़ोर हो चुका है, जो 1945 में नहीं था, और या फिर अमेरिका उस वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करना ही नहीं चाहता रंग की सूरत में, और वो कहता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है भाई, हमने सिर्फ अपनी रियासत का सोचना है। तो ये बुनियादों पर वर्ल्ड ऑर्डर की एवोल्यूशन हुई है पिछले 200-300 सालों में, जो मैंने अच्छा, कुछ कुछ मुल्क ऐसे नज़र आते हैं कि उनको वो सुपर एक चल रहे होते हैं, लाइक उनका कोई तरक्की भी कर रहे हैं, राइट इंडिया में फिरते भी हैं, उनके पासपोर्ट भी बड़े अच्छे हैं, राइट और हर मुल्क उन्हें वेलकम करता है। तो बाकी मुल्कों को क्या तकलीफ होती है? वो उनको अमेरिका तो चलो ठीक है ना, एक सेपरेट है, उसको वो तो बड़ा भाई है, उसको तो चलाना है दुनिया को, जैसे अगर जिम्मेदारी ली हुई है। बिल्कुल। लेकिन बल्कि आपके ख्याल से अमेरिका के अलावा कौन सा मुल्क है, वैसे मुझे जिन में आ रहा है, मुझे तो अमेरिका ही है शायद सारा। कुछ मुल्क ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, जैसे फ्रांस है फॉर एग्जांपल, वो राइट भी राय देता रहता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे। जर्मनी अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से बोलना शुरू हुआ है। लेकिन रशिया रशिया को भी है राइट कि ऐसे करना है। नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, इनको थोड़ा थोड़ा मसला रहता है। राइट। और इनको मसला इमिग्रेशन से या फिर जनरली कि नहीं, इंटरनेशनल। जनरली कोई ना कोई ये गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। आई बिल्कुल थिंक मुसलमानों को भी होता है थोड़ा सा, बिल्कुल यानी बिल्कुल। जब अफगानिस्तान था उनको भी था कि भाई दुनिया ऐसे चलनी चाहिए। बिल्कुल। डिपेंड करता है उस पे कुछ कुछ एक एक फैक्टर जो उसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कितने ताकतवर हैं। जितने आप ताकतवर होते हैं उतनी आप अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को शेप करने की कोशिश करते हैं, और रियासतें ऐसी करती हैं। और ये तस्वुर पेश किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि दुनिया जो है ना वो बड़ी एनार्किक है। वो इस तरह से नहीं है जिस तरह हायरार्की की बुनियाद पे अमूमन रियासतों के अंदर चीज़ें तश्कील पाती हैं। क्योंकि आप कभी भी पुलिस को कॉल कर सकते हैं अगर कोई दूसरा बंदा आपके हुकूक की पामाली कर रहा है। लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इंटरनेशनल पुलिस नहीं है जिसको आप हम्म। कॉल कर सकें जब राइट। सूरत-ए-हाल ख़राब हो। तो क्या चीज़ें डिटरमिन करेंगी? तो ताकत डिटरमिन करेगी कि अच्छा क्या सूरत-ए-हाल होगी। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि कुछ आइडियोलॉजीज़ रियासतों के अंदर तश्कील पाती हैं, जिसमें उनका विज़न जो है वो अपनी सरहदों से बाहर भी होता है। यूरोप के अंदर बहुत सारे ममालिक ने ये तस्वुर पेश किया, ब्रिटेन ने किया, हॉलैंड ने किया इम्पीरियलिज़्म की सूरत में, कि इम्पीरियलिज़्म एक फ़ॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो सकती है, क्योंकि हमने इन लोगों को सिविलाइज़ करना है और हमने उनके रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करने हैं। उसमें मल्टीपल वजूहात थी। इस तरह अमेरिका भी पेश करता है। कुछ ममालिक में इस तरह की आइडियोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में थोड़ी कम है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हमें नहीं नज़र आता, न्यूट्रलिटी लेती हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ आइडियोलॉजीज़ ऐसी हैं जो मुल्क बने और उनका तसव्वुर जो है वो थोड़ा-सा बड़ा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका का तसव्वुर ये रहा है कि एम्पायर ऑफ लिबर्टी है, ये सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है। तो जहाँ-जहाँ तक लिबर्टी फैल सकती है हम फैलाएँगे, और उसको फैलाने के लिए उन्होंने बड़े मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए। इस तरह पाकिस्तान के बारे में पेश किया जा सकता है क्या कि अगर आप इस बुनियाद पे मुल्क बना रहे हैं कि ये मुसलमानों का मुल्क है और ये इस्लाम के लिए है, जो एक कंटेस्टेड चीज़ है, लेकिन अगर है इस्लाम के लिए, तो फिर इसका ये मतलब है कि सारे मुसलमान जो पूरी दुनिया में आएँगे, वो आपकी इंटेलेक्चुअल रीच में होंगे। इसी तरह रशिया का तसव्वुर जो है वो सोवियत यूनियन के हवाले से भी और उससे पहले भी ये रहा है कि हम एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर गवर्न कर रहे हैं और हम एक बेहतर रेस हैं। और उसमें नेशनलिज्म भी बहुत किरदार अदा करता है, क्योंकि आप हमेशा अपनी पब्लिक को यही बताते हो कि एलीट हमेशा यही बताती है कि हम बड़े चोज़न लोग हैं, और हर रियासत बुनियादी तौर पे यही करती है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से कुछ रियासतें जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा डोमिनेंट किरदार अदा करती हैं, और कुछ जो है वो नहीं करती। और एक चीज़ उसमें थोड़ी-सी ये भी होती है कि आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे कितने डिपेंडेंट हो। अगर आपके रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं, आप लैंडलॉक्ड कंट्री हो अफ़गानिस्तान की तरह या सेंट्रल एशिया की तरह, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी रिसोर्सेज़ की और बाहर जाने की। इसी तरह अगर आप वल्नरेबल और आपकी सिक्योरिटी खतरे में है, तो फिर आप ज़्यादा डिपेंडेंट होगे बाकी ममालिक पे और आप अलायंसेस करोगे। फॉर इंस्टेंस कनाडा को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात इस तरह से रखे, लेकिन जापान को है, जापान ये तसव्वुर करता है कि अच्छा चाइना बहुत बड़ा है और हम अमेरिका के साथ अलायंस कर सकते। तो आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और वल्नरेबिलिटी है, वो भी डिफ़ाइन करती है कि आप बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कितने एक्टिव या इनएक्टिव होंगे। अच्छा, आप इस वक्त दुनिया में, अब जैसे देयर इज़ अ वॉर, देयर आर एटलीस्ट 2 वॉर्स गोइंग ऑन राइट, एंड वन वाज़ अबाउट टू या स्टार्ट। तो ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं आप, राइट, ये कितनी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं? बिकॉज़ एक बात ये चल रही थी कि
वी माइट हैव वर्ल्ड वॉर 3 राइट। स्टार्टिंग। और सुनना यही है कि वो ऐसी शुरू होती है कि इधर एक शुरू हो जाता है, उधर कोई दूसरा शुरू हो जाता है, और फिर वो आहिस्ता 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 सारे ही शुरू हो जाते हैं। सो हाउ डू यू सी कि इस वक्त जो है ना दुनिया की स्टेट क्या है? मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि सिंस 9/11, ठीक है ना कोई अफरा तफरी चल रही है, राइट। अब सुकून नहीं चल रहा। उसके बाद कोविड, फिर उसके बाद अब ये वॉर्स। राइट। तो इसकी कोई मतलब अंडरलाइन कोई इसकी कोई एज है या कोई एक्सपायरी है अमन की? राइट। उसके बाद दो दुनिया कहती बोर हो जाती है और फिर लड़ना शुरू कर देती है, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हो रहे हैं शेप जो हम रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं रोकेंगे तो वो बेसिक इस वजह से XYZ की वजह से वी विल बी फोर्स्ड इनटू some sort of a conflict which will reset some things that राइट। need surgery or some resetting. एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली हमने वर्ल्ड वॉर टू की बात की और हमने वर्ल्ड ऑर्डर की बात की 1945 के बाद। उस मोमेंट को समझना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद 1990s में 90s को समझना ज़रूरी है, जब अमेरिका को ये तस्वर किया जाता था कि ये यूनिपोलर इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं और अमेरिका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि सोवियत यूनियन टूट चुका है। तो अमेरिका ने ये सोचा कि ये जो ऑर्डर हमने 1945 में बनाया था इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। और उसमें एक तस्वर जिसकी हम पहले बात कर रहे थे वो ये था कि फ्रांसिस फुकुयामा और बहुत सारे और लोगों ने किताबें लिखी और अमेरिका ने इस चीज़ को वाक़ई में कबूल भी किया कि लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट कैपिटलिज्म आर द ओनली एंड द एंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट। तो उन्होंने ये तस्वर पेश किया कि ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम है और ये आगे बढ़ेंगी। उसमें एक चीज़ ये थी कि अरे अमेरिका। सॉरी मैं काट रहा हूँ, ये बात थॉट ये बताइएगा कि ये जो हम कहते हैं पेश किया, बिल्कुल। ये कहीं किसी अखबार में छपता है? ये कैसे पता लगता है कि ये पेश हो गया है? राइट। एक तो ये होता है कि आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं या कोई भी किताब लिखते हैं और वो किताब एक नेशनल सेंसेशन बन जाती सही है है। क्योंकि लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको वो पॉलिसीज़ में भी नज़र आती है वो आउटलुक और पॉलिसी मेकर्स उसी तरीके से बात करते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये कोई तसव्वुर बात हो पेश गई है, मीटिंग हो गई है इनकी मीटिंग हो आपस गया में, है। ठीक है। और ये भी तसव्वुर होता है कि आपको फिर उसी के मुताबिक पॉलिसी इस तरह से शेप की जाती हैं कि अच्छा अलायंसेस भी बन रहे हैं, तजारत भी उसी तरीके तो से होती है, ये ये किसी सब पे ये चीज़ें। चल रहा है। तो ये तसव्वुर बट इज़ इट 1990। मोर लाइक स्पेकुलेशन, ज़्यादा रीडिंग होती है टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, या फिर वो बंदा जो उसका पार्ट होता है वो 5-10 साल के बाद किताब लिख के बताता है कि भाई ये डिसाइड हो गया था हमारा? अमेरिका की बेहतर बात ये है कि वहाँ पे हमेशा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो होता है वो इशू होता है, हर एडमिनिस्ट्रेशन करती है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है चीज़ों को और समझने के उसमें लिए। लिखा होता है लेकिन सारा वो कुछ। ज़्यादातर ये भी होता है कि थोड़ा प्रोपेगेंडा भी होता है उसमें। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वाक़ई में रिलीज़ नहीं होते, लेकिन आपको पॉलिसीज़ से अंदाज़ा हो जाता है और आपको सामने चीज़ नज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल टैरिफ्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने एक तस्वर पेश किया टैरिफ्स फ्री ट्रेड के खिलाफ। तो इसी तरह हम 1990s में ये कह सकते हैं कि अमेरिका ये समझता था कि हमने दुनिया को लिबरलाइज़ करना है क्योंकि रियासतें जो हैं वो अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रही थी। इवन हंटिंगटन जिसकी हम बात कर रहे थे उसने भी ये किताब लिखी थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। पूरी दुनिया जो वो डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है, लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ। दूसरा तस्वर ये था कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म जो है ये बेहतर निज़ाम है और उसमें ग्लोबलाइजेशन उसका एक एलिमेंट था। और टेक्नोलॉजिकली जो सिलिकॉन वैली और बाकी जगह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इस सूरत हाल में भी हुई हैं कि हमने इस दुनिया को बहुत बेहतरली इंटरकनेक्ट करना है। और वो उसमें एल गोर ने बहुत काम किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ। अब ये दो तस्वर थे जो बहुत आम थे। इसमें अमेरिका का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी था क्योंकि अमेरिका बहुत ताकतवर था और वो उसने अलायंसेस ख़त्म नहीं किए। हालांकि ये डिबेट थी कि नेटो को आप ख़त्म कर सकते हैं, इन अलायंसेस को ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि सोवियत यूनियन नहीं रहा। अमेरिका ने काम नहीं करना। और फिर ये भी था कि अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। ये वेव और ये एक्सपेक्टेशंस चल रही थी अगले 10-20 साल में, लेकिन वो सारी तकरीबन जो है ना वो क्रम्बल कर गई। लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो पॉपुलिज्म की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुई, अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुई। लोगों के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी के बजाय नेशनलिज्म का तस्वुर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा हुँ। और उसके नतीजे में एंटी इमिग्रेशन और ये सब चीज़ें फैलना शुरू हो गई। अमेरिका में भी, कनाडा में भी, वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक में भी और बाकी ममालिक में भी, इंडिया में, फ़िलीपींस में, टर्की में, इस तरह से। दूसरा तस्वुर ये हुआ कि जो जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म था, ये तस्वुर कि दिस इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो क्रम्बल करना शुरू हो गया। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। उसके नतीजे में मिडिल क्लास जो है वो बहुत कमज़ोर हुई है और मिडिल क्लास ने ये महसूस किया कि हमें इन पॉपुलिस्ट तस्वुरात की तरफ जाना चाहिए। ये भी एक तस्वुर था। और फिर जो सबसे बड़ा मसला हुआ ये कि पहली दफ़ा अमेरिका ने ये महसूस किया 1990 के बाद कि हम एक यूनिपोलर एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे। चाइना जो है वो हमसे कम्पीट कर रहा है और चाइना एक ऐसा
ऐसी ऐसी रियासत है जो एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस दुनिया को दे सकता है। इन तीनों वजूहात की वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो गई और उसके अंदर कुछ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। अब उन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की हकीकत बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि चाइना, अमेरिका जो है वो वाहिद चौधरी नहीं है दुनिया का, अभी भी बहुत स्ट्रांग है लेकिन वाहिद चौधरी नहीं है, और उसके नतीजे में मज़ीद टॉक्सिसिटी जो है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हुई। और फाइनल नेल जो है उस कॉफिन के अंदर वो ट्रम्प ने डाली, ये कहते हुए कि हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई बड़ा किरदार अदा इस हवाले से नहीं करना कि हमने जो है ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 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 कॉन्फ्लिक्ट की उठानी है। लेकिन वो कितना इस चीज़ पे कारबंद है, ये अभी थोड़ा अच्छा, आपने कहा ये चीज़ें है। क्रम्बल करनी शुरू की, तो क्या मिसरीडिंग थी या फिर वही बात कि आपने देखा होगा कि एक चीज़ एक हद तक जब ग्रो की तो उसने साइड इफ़ेक्ट देना शुरू कर दिया जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था? राइट। नेशनलिज़्म वाला या बिल्कुल। एंटी इमिग्रेशन? उसमें एक चीज़ जो हाइपर तस्वुर पेश किया जाता है कि अमेरिका यूनिपोलर एनवायरनमेंट थी, अमेरिका एक पोल था, और अमेरिका जो है वो वाहिद सुपर पावर था, और ये तस्वुर पेश किया था अमेरिका हाइपर पावर भी था। अमेरिका इतनी ताकत इस्तेमाल कर रहा था कि उसका रिएक्शन ऑब्वियसली आना था। अमेरिका ने जब ये ताकत मिडल ईस्ट में इस्तेमाल की तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। एक तो ये जो इसको ह्यूब्रिस कह सकते हैं कि अमेरिका का ह्यूब्रिस था, और अमेरिका ने ये समझा कि ये सब चीज़ें तब्दील हो सकती हैं जो नहीं हो सकती थी। दूसरा ये कि ये तस्वुर पेश करना कि आप दुनिया जो है वो सिर्फ डेमोक्रेसी की तरफ जाएगी और यही फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, ये गलत है। ये तस्वुर पेश करना कि अगर हम चाइना के साथ एंगेजमेंट करेंगे, नियो लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूरी दुनिया में लेकर आएँगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू, तो उसके नतीजे में जो है ना डेमोक्रेसी फैलेगी। ये तस्वुर बिल्कुल गलत, और ये गलत साबित भी हुआ। चाइना की सूरत में इस तरह साबित हुआ कि बिल क्लिंटन ने और उसके बाद बुश ने ये तस्वुर पेश किया कि भाई अगर चाइना के अंदर मिडिल क्लास ग्रो करेगी, हम वहाँ पे एंगेजमेंट करेंगे, ट्रेड बढ़ेगी, तो उसके नतीजे में मिडिल क्लास जो है वो मज़ीद चॉइसेस माँगेगी और पॉलिटिकल चेंजेस आएँगी। वो चाइना के अंदर नहीं आए। उन्होंने ये सोचा कि हम रशिया को इंटीग्रेट करेंगे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर और वो लिबरलाइज़ करेगा, रशिया ने नहीं किया। तो ये एक तो ह्यूब्रिस भी थी, दूसरा गलत अज़म्पशंस भी थी, और दूसरा अमेरिका के अंदर ये बड़ा मसला है कि अमेरिका हर रियासत को अपने तसव्वुर से देखता है, और इस तसव्वुर से नहीं देखता कि दुनिया में बहुत मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, आइडियाज़ हैं जो शेप करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। और जनरली हमेशा यही होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हेजेमनी मेंटेन करना कोई बहुत आसान काम नहीं है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स, और चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व करती रहती हैं डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। और उसमें एक बड़ा तसव्वुर ये भी था कि जो नियो लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और ग्लोबलाइजेशन है, इसके नतीजे में आम लोग ग्रो करेंगे नहीं, सिर्फ एलीट ने ग्रो किया। जो आम लोग थे वो उन्होंने बहुत मुश्किल हालात बर्दाश्त किए, और फिर एलीट ने उन्हें ये बताया कि नहीं, हम मसला नहीं है, ये इमिग्रेंट्स मसला है और इनको निकालो। तो वो तसव्वुर अभी भी नज़र आ रहा है अमेरिका के अंदर भी और बाकी अच्छा, एक आसपास वाले। पॉपुलर सवाल अब। जी। पॉपुलर सवाल ये है कि अभी जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस वो एक बात चल रही थी कि अब ये जो है ना वो एक शायद प्लेग्राउंड बनेगा ऑफ लेट्स से अमेरिका और चाइना का, राइट। कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका बिहाइंड द सीन इंडिया को सपोर्ट करेगा और वो चेक करवाएगा कि राइट। ज़्यादा तगड़ा पावर कौन सी, इस तरह की जो बातें निकलती हैं। राइट। How do you see that? Is it something that you have heard someone saying, or I have heard a lot of people talk about साउथ एशिया फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल लेंस कि अच्छा ये अमेरिका और चाइना के दरमियान में लड़ाई है। असल में होता दुनिया में ये भी है कि हर कौम ये तसव्वुर करती है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द ग्लोब। अमेरिका भी महसूस करता है, चाइना भी महसूस करता है, इंडिया भी महसूस करता है और पाकिस्तान भी महसूस करता है। उसमें नेशनलिज्म भी एक एलिमेंट है और हमेशा इंसान अपनी पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने की कोशिश करता है और उसमें उस रंग में डालने की कोशिश करता है। तो ये उस वजह से भी है। दूसरा ये है कि अच्छा फिर सोचा जाए कि क्या वाक़ई में वो दोनों ममालिक इस चीज़ में इन्वॉल्वड हैं और इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं? चाइना अपनी इमीडिएट नेबरहुड पे कभी भी एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट जो है वो नहीं चाहता। यूएस साउथ एशिया में अब उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, ये हमें समझते हुए बहुत अरसा हो गया और हम नहीं समझना चाह रहे। हम हमेशा ये समझते हैं कि यूएस अभी भी साउथ एशिया में बहुत इन्वॉल्वड है, वो नहीं है। वॉर ऑन टेरर ख़त्म हो चुकी है अमेरिका के लिए चाइना बहुत बड़ा है, और अमेरिका के लिए चाइना के लिए मेन थिएटर जो है वो ईस्ट एशिया है, वो साउथ एशिया नहीं है। हाँ, अमेरिका के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो खड़ा हो, लेकिन वो ईस्ट एशिया में खड़ा होने के लिए इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया में खड़ा होने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका के लिए जो बड़ा मसला साउथ एशिया में है वो ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि अब पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन दो ममालिक के दरमियान में अमेरिका नहीं चाहता। दूसरा बड़ा मसला ये है कि अगर इंडिया मुकम्मल तौर पे कश्मीर के साथ और पाकिस्तान के साथ ऑब्सेस्ड रहेगा, तो वो कभी भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकेगा और फोर्सेस अपनी डिप्लॉय नहीं कर सकेगा बाकी जगहों पे। तो ये एक बड़ा इशू है। तो वाक़ई में कुछ एलिमेंट्स हैं इस तरह के जिसकी वजह से अमेरिका इन्वॉल्व होता है और वो नज़र आते हैं। लेकिन बाकायदा कॉन्फ्लिक्ट को शेप करना और कॉन्फ्लिक्ट
पे इन्फ्लुएंशियल होना और उसको डिसाइसिवली ख़त्म करना, हम्म ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अमेरिका कर सकता। और दोनों तरफ की जो एलीट है वो ये समझती थी, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, कि मज़ीद जंग जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि एस्केलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसको संभालना मुश्किल होगा, जंग शुरू करना बहुत आसान है, ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। और ये दोनों ये ममालिक ये तस्वर जो है वो और अच्छा, और मिडिल ईस्ट को आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिडिल ईस्ट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स या सीन राइट। अब मिडल ईस्ट में अदर अगर देन इसराइल वाला, राइट बेसिकली ये जो अरब जो अरब सारे हैं? अरब ममालिक, अगर सिर्फ खलीजी ममालिक की बात की जाए तो कुछ हवालों से एक तस्वर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब ये आ रहा है कि पावर जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रही है, और ये हम्म पिछले 10-15 साल से हो रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि रीशिफ्ट कर रही है इस हवाले से कि ईस्ट तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो तो ये बहुत कम वक्त था जब वेस्ट ने ग्रो किया, यूरोप ने और नॉर्थ अमेरिका ने। तो वो चीज़ वापस से हो रही है। उसके नतीजे में एक एक वजह उसकी ये है कि यूरोप अब इतना कम्पिटिटिव नहीं रहा। अमेरिका जो है वो और ममालिक पे बहुत डिपेंडेंट है। मिडल ईस्ट इम्पॉर्टेंट इस हवाले से भी है कि वहाँ पे एक रिसोर्स ऑयल है जो बहुत अरसे से इम्पॉर्टेंट है। अब उसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है लेकिन अभी भी बहुत है। फिर वहाँ पे बहुत हद तक लिबरलाइजेशन हो रही है, तो अमरीकी तजारत, जो जो बिजनेसमैन है वो ये सोचते हैं कि ये खलीजी ममालिक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग इकॉनमीज़ हैं, और वो इकॉनमीज़ अब बहुत हद तक शिफ्ट कर रही हैं ऑयल से अदर रिसोर्सेज पे। तो अगर वो डाइवर्सिफ़ाई करती हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी। तो इस सूरत में वो इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसकी इम्पोर्टेंस इस हवाले से भी है कि ये वो रियासतें हैं जो स्टेबल हैं और इन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम को रोका हुआ है। ये अपनी पॉपुलेशंस को रोक सकती हैं। तो उस हवाले से अमेरिका ये तसव्वुर करता है कि ये रियासतें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। दो कि वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन हमारे अलाइज़ हैं और ये हमें हेल्प करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर प्रोजेक्ट करने के लिए। हम्म अमेरिका की बेसिस सऊदी अरेबिया में भी हैं, कतर में भी हैं। तो इस हवाले से ये रीजन इंपॉर्टेंट है। और फिर ग्लोबल ट्रेड जो होती है वो बहुत ज़्यादा इन स्टेट्स के पास से होती है। पर्शियन गल्फ़ में से बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। जो जो गल्फ़ ऑफ इजिप्ट के पास गल्फ्स हैं उनमें से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रीजन जो है वो ट्रेड के लिए भी, फाइनेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिडल ईस्ट का बड़ा बड़ा अहम रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के करीब तरीन जो पावर्स हैं वो मिडल ईस्टर्न पावर्स हैं। इज़राइल पैलेस्टाइन के साथ मीडिएशन में किरदार अदा करती हैं। फिर सीरिया के अंदर जो सूरत हाल है वहाँ पे हम्म अरब ममालिक जो हैं वो बहुत डोमिनेंट है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से समझ आता है कि मिडल ईस्ट का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और काफ़ी। इंडिया को आप कैसे देखते हैं? इंडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि इंडिया को ग्रेट पावर कंसीडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और इंडिया जो है वो अपने आप को किस तरह से देखता है और रीजन में अपने आप को किस तरह से देखता है। तो मुझे लगता है कि एक एक रियासत इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर कितनी ताकतवर है, ये नहीं शो करती कि लोग उसकी कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या कितनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बहुत इश्यूज़ हैं। स्ट्रक्चरल रेसिज्म का इशू है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का इशू है जो बहुत राइट की तरफ इंक्लाइन कर रही हैं। इनइक्वालिटी जो है इंडिया में बहुत मैसिव है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया ने पिछले 30 साल में मार्केट रिफॉर्म्स के बाद वाक़ई में एज़ अ नेशनल पावर काफ़ी ग्रो किया। जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रो की है। 8 टू 9% जीडीपी अगर आपकी 2-3 डेकेड्स तक रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। लेकिन उसके साथ-साथ इंडिया का जो इंटरनेशनल रोल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंडिया ने अपने आप को ये पेश इस तरह से पेश किया कि हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में मज़ीद हिस्सा माँग सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी, यूएन जनरल असेंबली के अंदर भी। और उसमें वो अमरीकी ऑर्डर का इस तरह से भी क्रिटिसिज़्म करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है ये सही से बताता नहीं है कि कौन-सी ताकत जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। फ्रांस, ब्रिटेन अब इतनी पावरफुल रियासतें नहीं हैं, हालाँकि वो सिक्योरिटी काउंसिल में है, और हमें जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को मज़ीद बढ़ाना या एक्सपेंड करना चाहिए। और फिर इंडिया अपने आप को मिलिटराइज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, रीआर्मामेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहा है और ज़्यादा असर्टिव होने की कोशिश कर रहा है रीजन के अंदर भी, चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी और बाकी बाकी इश्यूज़ में भी। तो इंडिया अपने आप को एक तो मैस्कुलर महसूस करता है, ताकत ग्रो कर रही है, और दूसरा जब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो वाक़ई में इस चीज़ को मानती है कि हमने अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, वो अगर इन गवर्नमेंट हो, तो फिर वो चीज़ मज़ीद वाज़ेह होती हुई नज़र आती है, और वो फिर उनकी स्टेटमेंट्स में से भी महसूस होती है कि अच्छा वो कितनी ज़्यादा असर्टिव है और कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। और उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया अपने आप को अमेरिका के लिए एक विलिंग पार्टनर के तौर पे पेश करता है कि इस रीजन के अंदर अगर कोई रीजनल हेजेमॉन बन सकता है तो वो इंडिया बन सकता है। और उसके लिए वो जो चाइनीज़ थ्रेट है उसको एग्जैजरेट करके पेश करता है बहुत हद तक कि चाइना वाकई में एक थ्रेट है हमारे लिए और हम मिल के इस चीज़ को हल कर सकते हैं। तो ये इंडिया का रोल है और ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों में मज़ीद बढ़ेगा। अच्छा, सो हाउ डू यू सी Israel? Is Israel trying to grow into something bigger than Israel or just trying to make sure कि जो वो हैं वो वही रहें राइट। और वो कोई छेड़ ना सके अब उसके बाद? ये क्रिटिकल क्वेश्चन है इसराइल के अंदर भी, और डिपेंड करता है कि हम किससे पूछते हैं। अगर हम अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स
कंजर्वेटिव ज्यूज़ से पूछते हैं, जो इजरायली से पूछते हैं जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट में, तो वो कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल इज़ द अल्टीमेट गोल एंड दिस ऑल ऑफ दिस लैंड बिलोंग्स टू अस, तो वी हैव टू एक्सपेंड। एक्सपेंशन का एक तरीका तो ये है कि आप गाज़ा में जो है वो ऑपरेशंस करें। दूसरा ये है कि आप वेस्ट बैंक में मज़ीद सेटलमेंट्स जो हैं वो ग्रो करें, और सेटलमेंट्स जो हैं वो गाज़ा में भी की जा सकती हैं। वन सेटलमेंट्स आर बीइंग डन, तो आइडिया इज़ दैट यू कैन चेंज रियलिटी ऑन ग्राउंड। तो वंस द रियलिटी हैज़ चेंज्ड ऑन ग्राउंड, तो उसके बाद नेगोशिएशंस करना आसान है, यूड से कि दिस इज़ ऑल लैंड। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा ये है कि इसराइल में लेफ्ट विंग तबका भी है, लिबरल्स भी हैं, और वो बहुत सस्पिशियस हैं नेतन्याहू के हवाले से। लेकिन मई के वाक़ये के बाद, जो अक्टूबर में हुआ 7 अक्टूबर को, उसके बाद इजरायली पॉलिटिक्स बहुत राइट की तरफ शिफ्ट की, और लोगों ने ये समझा कि ऑपरेशन जो है वो नेसेसरी है, वॉर करनी है, और हमास हैज़ टू पे फॉर इट। और आहिस्ता आहिस्ता नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हुई, एक इस वजह से कि वॉर जो है वो कामयाब नहीं गई, यू हैवंट finished Hamas. दूसरा ये कि you don't have an exit strategy and there are still hostages that are still in Hamas's custody. और दूसरा ये है कि उससे पहले नेतन्याहू पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस जो हैं, डायरेक्टली क्रिमिनल चार्जेस नहीं, लेकिन उसकी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही थी, ब्राइबरी के इश्यूज़ पे, फ्रॉड के इश्यूज़ पे, एंड ही नोज़ कि इफ़ ही इज़ आउट ऑफ गवर्नमेंट, ही इज़ इन जेल, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बहुत सख्त है, तो ही इज़ ट्राइंग टू प्रोलॉन्ग द वॉर एज़ वेल। Or in order to stay in power, he has to understand what ultra conservative Jews or far right Jews and far right Israelis in his cabinet are trying to portray. और वो ये चाहते हैं, इतमीर बेन गवीर हो गया, स्मोत्रिच हो गया, इस तरह के लोग। तो इसराइल जो है वो इस पोजीशन पे खड़ा है, एंड इट्स एक्सपेंडिंग, और उसमें उसको ज़्यादा छूट इस वजह से भी है कि उसकी जो प्राइमरी एनिमीज़ हैं, दे आर डाउन एंड आउट, पर्टिकुलरली हमास, ईरान भी, क्योंकि रीसेंट एस्केलेशंस की वजह से, और तीसरी वजह ये है कि अमेरिका इजराइल से हाथ नहीं खींच रहा, एटलीस्ट फॉर नाउ। ट्रंप के आने की वजह से थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ हुई हैं, ट्रंप इज़ गिविंग अ कोल्ड शोल्डर टू नेतन्याहू फॉर सम रीजंस, लेकिन जनरली अमेरिका के अंदर एक बाई पार्टीजन कंसेंसस है कि इसराइल इज़ और एला है, तो इसके नतीजे में इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है। लेकिन नेतन्याहू को इंटरनली काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो। लेकिन आपके ख्याल से ये जो इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ और प्रोटेस्ट के अगेंस्ट इतना ज़्यादा जो सख्ती का रवैया है, ये तो प्योरली सपोर्ट नहीं है, या आपके ख्याल से ये कोई अमेरिका की अपनी वैल्यू सिस्टम है जो कि समझता है कि ये इतना गलत काम है कि इस पे वाकई हार्वर्ड को या बाकियों को जवाब देना चाहिए, या फिर आपके ख्याल से ये सपोर्ट ही है कि भाई इतनी सपोर्ट के और क्या चाहिए कि भाई क्यों ऐसी बात की यूनिवर्सिटी में, बंद कर देंगे तुम्हें। वाकई में एक तो ये है कि इसराइल के हवाले से अमेरिकन एटीट्यूड जो है वो 1945 जैसे लगते हैं, वैसे हैं नहीं, लेकिन लगते हैं कि अच्छा हॉलोकॉस्ट हो गया एंड वी हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू बेयर, एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिशन। दूसरा इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट्स भी हैं लीगल भी, लेकिन अहम चीज़ ये है कि प्रो इजराइल पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ग्रुप्स जो फंड करते हैं कांग्रेसमैन को और कांग्रेस को, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आपने जैसे कहा कि ट्रंप इज़ गिविंग कोल्ड शोल्डर टू नेतन्याहू, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतनी सख्त बड़े बड़े फैसले कर रही है और हेड ऑन ले रही है हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को, मतलब सीधा हो गई है कि भाई तुम बाज आओ। बिल्कुल। और तो ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट है, मतलब फॉर मेरे मेरे ऐसे बंदे के लिए तो लगता है कि यार मतलब क्या ही उन्होंने कर दिया था बिल्कुल। कि अपना राइट टू हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनका छोड़ना पड़ेगा उनको, कि अगर उन्होंने बैक ऑफ ना किया तो मतलब ट्रम्प को इतना मसला है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इतना मसला क्यों हुआ इस बात से। राइट। जो कोल्ड शोल्डर वो नेतन्याहू को दे रहा है, वो इस वजह से दे रहा है कि नेतन्याहू हैज़ वेज्ड अ वॉर जो वो ख़त्म नहीं कर रहा, और उसके नतीजे में जो ट्रम्प के मिडल ईस्टर्न इनिशिएटिव्स हैं वो जेपरडाइज हो सकते हैं, और ट्रम्प ईरान के साथ भी डील करना चाह रहा है, तो ही इज़ गिविंग अ कोल्ड शोल्डर टू नेतन्याहू फॉर दोज रीजंस। बट इंटरनली सोसाइटी के अंदर एक तो ये बात है कि एंटी सेमिटिज़म जो है एंड इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट्स अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। उससे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अभी भी उन फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, खास करके एल्डर अमेरिकन, कि हॉलोकॉस्ट हुआ था एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेयर, एंड ज्यूज़ नीड टू बी प्रोटेक्टेड, एंड इसराइल इज़ एन एम्बॉडमेंट ऑफ दैट। और उसमें क्रिश्चियन नेशनलिज्म भी आता है, क्योंकि क्रिश्चियंस जो अल्ट्रा राइट विंग क्रिश्चियंस हैं वो ये यकीन रखते हैं कि जब तक इसराइल जो है वो मिडल ईस्ट में काबिज़ नहीं होगा तो ईसा इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न, एंड दिस इज़ द फाइनल। एब्सोल्युटली क्रिश्चियनिटी के अंदर ये तस्वुरात बहुत डोमिनेंट है।
और उसमें एक ये तस्वर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है जिसकी वजह से अमेरिका सपोर्ट करता है और बाई पार्टीजन कंसेंसस अमेरिका के अंदर के वी हैव टू सपोर्ट इसराइल इज़ बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ पब्लिक फाइनेंसिंग, कैंपेन लॉबिंग बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा है। मिरियम एडल्सन इज़ वन एग्जांपल हु इज़ अ बिजनेस वुमन, उसने बहुत इन्वेस्ट किया एंड शी वाज द वन हु पुश्ड ट्रम्प to shift the embassy from Tel Aviv to Jerusalem, and also to recognize Golan Heights as Israel's land. तो ये इस तरह से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करते हैं। ट्रम्प का जनरली जो स्लॉट है यूनिवर्सिटीज़ पे वो सिर्फ एंटीसेमिटिज़म की वजह से नहीं है। एंटीसेमिटिज़म है यूनिवर्सिटीज़ में लेकिन कम है। इस्लामोफोबिया बहुत है, और एंटीसेमिटिज़म कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है भी, लेकिन बुनियादी तस्वर ये है कि एंटीसेमिटिज़म की आड़ में वन ही इज़ ट्राइंग टू क्वेल प्रोटेस्ट उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सेकेंडली ही इज़ ट्राइंग टू स्नब यूनिवर्सिटीज़ एज वेल कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये काम किया जाए बिकॉज ही बिलीव्स कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत लेफ्ट विंग हैं, दे आर गोइंग अगेंस्ट ऑल द वैल्यूज़ दैट ही प्रिटेंड्स टू हैव, अबॉर्शन के इश्यूज़ पे, इमिग्रेशन के इश्यूज़ पे, इकॉनमी के इश्यूज़ पे, तो ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट। एंड थर्डली जेंडर जेंडर एब्सोल्युटली DEI डाइवर्सिटी एक्विटी एंड इंक्लूजन और इनके खिलाफ। और जनरली एक ट्रेंड है अमेरिका के अंदर ट्रंप के आने के बाद कि वी हैव टू क्वेल सिविल सोसाइटी बिकॉज दिस इज़ द ओनली एलिमेंट जो वाकई में वापस रेजिस्टेंस कर सकता है डायरेक्टली ट्रंप के ख़िलाफ़। तो उसमें वो हॉस्पिटल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, कल्चरल इदारों को, थिंक टैंक्स को, इन सब चीज़ों को स्नब कर रहे हैं, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। और उसमें ऑब्वियसली कोलैटरल डैमेज जो है वो प्रोटेस्टर्स हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ कर रहे हैं प्रोटेस्ट, और उसमें ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है। यूनिवर्सिटीज़ खुद क्यों करती हैं? वन, दे नीड फाइनेंसेस, सेकेंडली पर्सनली यू कैन ग्रो मोर इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्वेल देम बिकॉज उसके बाद आपकी पेशियाँ होती हैं। द पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट, उनकी पेशियाँ हुई कांग्रेस मैन के सामने, और वहाँ पे क्लॉडीन गे एंड अदर्स वर बीइंग मेड टू रिज़ाइन। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से प्रोटेस्ट। अच्छा, सो अब मुझे ये बताइए कि वी टॉक्ड अबाउट मिडल ईस्ट, वी टॉक्ड अबाउट इंडिया, राइट। talk about China, America, now Israel as well. I think these are matlab, we could have talked about a little bit Iran as well, but I want to ask you where the world is going. Do you think कि given these regional रशिया का भी है यूक्रेन के साथ और पूरा यूरोप उसके साथ इफेक्ट होता है, बिल्कुल। तो ये जो सारी अब ये entanglement ये जो भी चल रहा है इसमें where do you see the world is going the next few years, especially also the AI ka, like role in terms of how things will work. Right. There's a race going on to become significant in this technology. राइट। और wars और फिर जैसे हमने बात कही कि changing priorities, ये सारे factors जो है ना वो इकट्ठे चल रहे हैं। तो where do you see the world, like how would it look like from an international relations perspective? Right. कि 2035 में 50 में Right. It's always a good thing that you don't predict if you're a scholar, क्योंकि कभी predictions ठीक नहीं होती क्योंकि society इतनी complex है। तो people who are intelligent don't predict, but I think you can follow the general trends. One understanding about international politics in these days is कि everything is in flux, everything is changing, everything is burning. चीज़ें बहुत ख़राब हैं, and you tell anyone कि आप IR पढ़ and they are like, and you told me as well कि आप तो कभी बेरोज़गार नहीं हो सकते या फिर you have a lot to do or you're doing nothing at all. तो ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुछ चीज़ें समझी जा सकती हैं। एक तो ये कि दुनिया जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम्स की और पॉलिटिकल वैल्यूज़ के हवाले से बहुत राइट विंग की तरफ जा रही है, जहाँ पे एंटी इमिग्रेशन बढ़ी है, पॉपुलिज्म बढ़ा है, नेशनलिज्म बढ़ा है, और जमहूरी रवायात या मिलजुल के रहने का मामला या फिर एम्ब्रेस करने की एटीट्यूड जो है वो दुनिया में कम हो रहे हैं, और उसका एक नतीजा पॉपुलिस्ट लीडर्स भी हैं दुनिया में। तो डेमोक्रेटिक शिफ्ट्स जो पॉलिटिकल सिस्टम्स में शिफ्ट्स हैं वो इस तरह से हो रहे हैं। दूसरा बड़ा मसला ये है कि दुनिया में वायलेंस जो है उसकी एक्टिव वॉर्स जो हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, और वो चीज़ महसूस भी होती है। उसमें एक चीज़ जो जो बड़ी है वो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ट्रेड के हवाले से हो जाएँ, वो सिक्योरिटी के हवाले से हो जाएँ, वो पॉलिटिकल सिस्टम्स के हवाले से हो जाएँ, वो बहुत बेहतर फंक्शन नहीं कर रहे, और रियासतें जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं बजाय इसके कि वो इंस्टीट्यूशंस के पास जाएँ और ये तस्वीर पेश करें कि अच्छा हमने इसके साथ डील करना है। और फिर एक बड़ी चीज़ जो दुनिया में हो रही है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि 1990 में पावर बहुत सेंट्रलाइज थी अमेरिकन ब्लॉक के अंदर, दुनिया जो वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। तो 2035 में हम ये तस्वीर पेश कर सकते हैं कि दुनिया जो है
उसमें जो बैलेंस है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो बहुत बैलेंस्ड होगी अक्रॉस रीजन्स एंड अक्रॉस नेशंस, और एक कोई वाद चौधरी नहीं होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर ये भी कि इकॉनमीज बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होंगी एज़ कम्पेयर टू बीइंग ओपन। सो आपने बात की, सो फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव आई हियर के इट्स नॉट अ गुड टाइम नाउ टू थिंक अबाउट इमिग्रेटिंग टू another country because you will not be probably welcome. Well, if you have a family and if someone has a responsibility, I would say that 10 years back it was easier to travel and it was easier to do those things. And now the attitudes have changed, not just among people, but also among the governments. Even Labour governments, yeah, liberal governments like Labour in Britain. And I was hearing Keir Starmer say that moving here is not a right, it's just an entitlement that we have given you based on Yeah, certain. people say. So if Keir Starmer is saying that, imagine what the Conservative Party is saying, or someone at the right like Nigel Farage is saying. So that's quite contradictory. और दूसरा अमेरिका में भी ये सूरत है, तो I can say that it's not very safe place. Though I would prefer everyone to travel, right? In a sense के. मुझे लेकिन लगता है कि एज लॉन्ग एज यू आर एडिंग वैल्यू, बिकॉज इमिग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट तो यही था, Right. ये तो जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, फिर घुसना शुरू हो जाते हैं, यू नो लाइक, और वो भी फिर उसमें तो जो लोग अब वैल्यू ऐड नहीं कर रहे और बर्डन है और मतलब छोटे मोटे काम कर रहे हैं और वहाँ, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा समझदार बंदा है और वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी, I think अनलेस आपको ट्रबल कॉज नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स. I think that's going to happen across most of the countries. But the perception that Trump has established or other leaders have established is the fact कि ये कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमारी जॉब्स ले रहे हैं, even if they are smart. And these jobs belong to the people who are white Americans. और ये perception build हो रही है, तो उसके नतीजे में फिर इनके, और दूसरा ये कि हमारी जो वैल्यू एडिशन की डेफिनेशन है वो ट्रम्प से बहुत मुख्तलिफ है। या हमारी वैल्यू एडिशन ये होगी कि यू आर बिल्डिंग अ कंपनी एंड यू आर डूइंग दिस। ट्रम्प बिलीव्स कि नो, दीज आर ऑल एकेडमिक्स डूइंग नथिंग, और इतना आ भी गए तो क्या हो जाएगा। दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि अगर ये एटीट्यूड ऑब्वियसली बढ़े हैं और ये सूरत हाल बढ़ी है, तो एक चीज़ ये महसूस होती है कि जो इलीगल इमिग्रेशन है उसमें ये तस्वर पेश किया जाता है कि ये इलीगल इमिग्रेशन सारी जो है ये पब्लिक रिसोर्स को बर्डन कर रही है, एंड दिस इज़ नॉट हेल्पफुल एट ऑल। आई हैपन टू डिसएग्री विद द फैक्ट with this argument, because people who are citizens of the country are making their lives out of welfare and making their lives out of social security. Immigrants are coming in early ages where they are young. They want to do work that other people don't want to do. They're contributing directly to the economy while not having a lot of welfare and social services. और इसी नतीजे में I believe कि Silicon Valley is not that philanthropic कि Indians को बुलाती है. They are doing that because Indians or other people who are in technology are not going to go for a union. They are going to ask for less. They are not going to always bring their families, and they want to ask less. And there's an important एक story थी कि back in New York University, an art historian told me. So she said कि 1960s में I joined and they wouldn't pay me enough, and I'm like, why would they do so? And she's like, well, they always believe that women eat less, and LGBTQ people don't ask for much because they want to live in New York, which is more inclusive, so they're not going to go to other places, तो वो पैसे कम मांगेंगे. And same is the case with immigrants. General immigrant attitude ये होता है कि I have a burden और मैंने ज़्यादा देना है as compared to लेने के, and that's how it That works. helps the country. Absolutely. But populists, on the other hand, portray a very different picture, which is that these are the problems. Okay, so last question. Yep. What is the minimum level of education in IR that you think everyone should have, given that we are observing this kind of, अब दुनिया connected है, right? So you get to know things. Right. But if you don't have a perspective or you don't have a framework to understand what's going on, then it might cause you stress or anxiety. Right. In that sense, maybe how much is the minimum, A, and the part B is that what are the must follow kind of people or books that or to read that you recommend someone who's interested in little bit of it, Right. if not a proper career, but Well, for the first question, I think it's difficult to quantify कि आप कितना बता सकते हैं कि इतना आप पढ़ सकते हैं. Obviously, it's such a vast ocean कि आप Of course. जाएं और उसके बाद जो चीज़ें आपको मुनासिब लगती हैं you do that. But I believe कि you should be interested in politics. And there's a quote that if you're not interested in politics, politics is interested in you. And people who are apolitical are used even more, even scientists as well. People who are part of the atomic project in the United States.
were quite regretful of what was going on. And it's a major question ke the ones who made it regretted a few things. And Einstein didn't participate in that, though he knew what kind of a project Manhattan was, even if Oppenheimer was doing it. So this is how politics is important, and it's you and how science is being utilized for that as well. So everyone is part of politics, and everyone is part of a political community, and he or she should be part of what is going on, and discourse should be important. To which level, I think uh, reading is important, understanding is important, sharing perspectives is important, and the perception कि कोई लोग सिर्फ smart होते हैं and they have the access to things, I don't think so. I think an average person is way more intelligent in terms of understanding things. I have been, मैं Islamabad आया and I met 3 drivers who were there. One talked about South Waziristan and said कि what is going on there and what the state is doing. The other one talked about the securitization of state and believed कि पाकिस्तान की रियासत के सब कुछ फ़ौज के पास है. And the next thing he said was कि फिर भी हम पाक फ़ौज के साथ हैं because what happened after 9. And the third person also talked about politics, that though I don't remember that. So this is how active people are in political lives and how they want to be part of what is going on, and obviously they are affected. So that's I think very important. And what was the second Yeah, question? who to follow, who to listen to, neutral academic Right. names Yeah. जो कि लिखते भी हैं और हमारे रीजन से मुतल्लिक Right. हों. Well, regarding books, मुझे ऐसे लगता है कि read everything that is banned. Yeah, or read everything that's considered not acceptable. There are a lot of books that are not acceptable. In Kashmir, we used to talk about the chairman of Liberation Front, and his books were not being accepted and were not being published in that sense. So I think that's a good way of going about things. But I think there should be some sense of refined understanding, and we should look for perspectives that are critical to our understanding, and sometimes that are considered as impartial, जिनके stakes नहीं है उस environment में, and people who you believe are have some basic sense of integrity. क्योंकि I always believe that academics is a sense of responsibility, and if you're not an responsible academic, you're ruining lives. And I think that's why history is important. And there are certain books written by some scholars like Stanley, who says that fascism is being achieved by removing history. तो हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट केस, दो ही इज़ माइग्रेटिंग टू कनाडा आफ्टर ट्रम्प केम इन, सो दैट्स अनदर पिक्चर. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसको सुनना चाहिए? आई थिंक एक तो इम्पार्शियलिटी हो, कोई गैर जानबदार सोर्स हो, दैट्स इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, जिसके स्टेक्स ना हो, एंड थर्ड, हु यू बिलीव टू बी अ सोर्स ऑफ इंटेग्रिटी. सो आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट दैट. दो, फॉर इंस्टेंस, people might not be a very big fan of someone in Palestine who is writing about Palestinian issues, but I would recommend that he or she is quite has the integrity to write about that. For example, John Mearsheimer was one who wrote, and Stephen Walt was the one who wrote about Israeli foreign policy and Israeli lobby in U.S. foreign policy, and that was a very big hit, and that was a very important book that they wrote. And a lot of other scholars as well. Edward Said was the one who was writing about Palestine, though he was a Palestinian, and wrote about Colombia. So these scholars have integrity and they write well, and they are writing for the public and they are writing for the general good. So it's important. And everything that the authorities snub or the authorities try to portray as wrong, I think they are very helpful sources. But generally, अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ तो I can consult Al Jazeera to some extent. I can read New York Times, but I think I would always recommend people to do negative reading as well. Something that is not worth it, but needs to be read because you know what policymakers are thinking or what is wrong on the other side. And a very interesting short story at the end. I met my professor who was a left wing historian in New York University. He was my supervisor, was part of Cornell, went to meet very important and intellectual personalities like Edward Said, Simile, or uske baad Iqbal Ahmed and others. And I believe him to be a very left oriented. And I went to his library and I saw some books, और वहाँ पे mainstream liberal American thinkers की किताबें पड़ी हुई थी. And I was like, why are you reading this crap? And he's like, well, you need to know the enemy. Right. And he would know that, and he would understand what's the other side and what's the mainstream thinkers thinking. So I think that's very helpful in understanding stuff. And the less you follow commercialized information, I think that's important. But I get the point कि इतना info glut है
कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हम्म। रिफाइन थिंग्स एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स कि अच्छा कौन सी बेहतर है और कौन सी बुरी है. दैट्स अ लॉन्ग आंसर टू दैट्स So that's wonderful. I personally have enjoyed this conversation in this sense. Ke I think it was a bit scattered here and there, but right. basically, that is how I think an average person who is just new into a field, No. और उसको अपने कॉमन पर्सपेक्टिव से स्टार्ट लेके एक एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव तक जाने की जो 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 नेविगेशन है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि आज ये हुआ है. Right. बट डेफिनेटली सम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने जो है ना चीज़ें बताई हैं. और मुझे एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरीके से आप योर अप्रोच, व्हाट आई रिसेंटली लर्नड के जो एकेडमिक्स के लोग होते हैं, मैं उनको बड़ा डिफरेंट तरीके से देखना शुरू हो गया हूँ कि वो लोग बड़े केयरफुल होते हैं अबाउट हाउ टू से व्हाट टू से, और मतलब उसकी जो क्राइटेरिया है इंटेग्रिटी, जैसे आपने बात की, आई थिंक आई हैव सीन हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी इन दैम के कुछ भी कह नहीं देना, उसके पीछे मेरिट को देखना है. और आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Yeah. क्योंकि हम लोग बिल्कुल ये चीज़ नहीं देखते कि ये बात कहने में अगर मज़ा आ रहा है तो बस कह दो, और अगर वो मुझे सपोर्ट कर रही है तो कह दो. Right. लेकिन उसको उसके मेरिट्स को देखना और वो सारा देखना, तो ये सब में मैंने देखा है. मतलब हमारे पास वो एआई के आए हुए थे, एक हमारे दोस्त हैं, तो उनसे मैंने कहा कि इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं. तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं इसको देखूंगा नहीं, मुझे पता नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब कोई, हम तो कुछ भी बोल देते हैं फील्ड के बाद, तो वो ज़्यादा केयरफुल होता है. और मैंने तो रिलीजन पढ़ा, तो उसमें मुझे मेरी भी ट्रेनिंग इस तरह हुई है कि कोई बात करने से पहले एकदम सोचते हैं कि यार मेरा रेफरेंस है, कोई किसी ने कहा है, कैसे होगा. दैट्स आई कैन सी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. और आई आर तो डेफिनेटली मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ है पर्सनली भी. Right. हाँ, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. Thank you उम्मीद so है much. कि सुनने वालों को कुछ पोर्शन समझ में आ जाएगा. तो थैंक यू सो मच जी, आज आपने सुना इसको. और हाँ, अगर आपके कोई सवालात हैं ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा, आपका क्या इंटरेस्ट आया यार के अंदर, कुछ पढ़ा आपने, पढ़ना चाहेंगे तो ज़रूर बताइएगा हमें. इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा सबसे. अस्सलाम वालेकुम जी.